उसे वह सब कुछ खोना पड़ा जिससे वह प्यार करता था, और उसने दुनिया में सच्चे प्यार का अस्तित्व जानने के लिए एक आम आदमी का वेश धारण करने का फैसला किया। लेकिन उसे एक ऐसी महिला मिली जिसे उसके अपने परिवार ने कूड़ा समझा था, और इस खोज ने उन दोनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी लोगों के दिल को परखने के लिए गरीब होने का नाटक करने की कल्पना की है? तो यह ठीक वैसा ही था जो भारत के एक दूरदराज के गांव में हुआ, जहां दर्द से तबाह एक व्यक्ति ने अपनी राजशाही उपाधि को त्यागने, एक साधारण ग्रामीण मजदूर के कपड़े पहनने और यह पता लगाने का फैसला किया कि क्या कोई उसे उस आदमी के लिए प्यार कर सकता है जो वह था, न कि उस धन के लिए जो उसके पास था। उस धूप वाली मार्च की सुबह किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक विधवा राजा और सभी द्वारा ठुकराई गई एक युवती मिलने वाली थी, और यह मुलाकात न केवल उनके भाग्य को बदल देगी बल्कि एक बाहरी रूप से सम्मानित परिवार के दरवाजों के पीछे छिपी क्रूरता को भी उजागर करेगी। जहां समाज पैसे और सामाजिक स्थिति से आंकता था, वहीं वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हितों से प्रेरित दुनिया में सच्चा प्यार अब भी मौजूद है, और वह बस जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। अपने ही घर में अदृश्य उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि एक खेत के फाटक पर वह आकस्मिक मुलाकात एक कहानी की शुरुआत मात्र होगी, जिसमें भेष बदलना, चौंकाने वाले खुलासे और एक नाटकीय बचाव शामिल होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक भेष बदले हुए राजा और एक अस्वीकृत आत्मा के बीच इस अप्रत्याशित मुलाकात ने सब कुछ कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। जारी रखने से पहले जांच लें कि क्या आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और टिप्पणियों में लिखें कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। इस रोमांचक कहानी में गोता लगाने से पहले मुझे यह बताना होगा कि मैं आपको यहां पाकर कितना खुश हूं। दिल की कहानियों के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने इस कहानी को सुनने का विकल्प चुना है और भावनाओं और अप्रत्याशित मोड़ से भरी इस यात्रा में मेरे साथ हैं। मैं दिल से हर उस दयालु शब्द के लिए धन्यवाद करता हूं जो आप टिप्पणियों में छोड़ते हैं, हर पसंद के लिए जो मुझे मिलती है, और विशेष रूप से इस विशेष साथ के लिए जो आप मुझे प्रदान करते हैं। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से मुझे सुन रहे हैं। मुझे आपकी कल्पना करना पसंद है, कहीं किसी खास कोने में इस कहानी को ध्यान से देख रहे हैं और मेरे साथ हर भावना को महसूस कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए सब कुछ है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पल का लाभ उठाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी रोमांचक कहानी को न चूकें जो मैं हर हफ्ते प्रकाशित करता हूं। अब हाँ, वह कहानी जो मैंने आपको बताने का वादा किया था। मार्च का सूरज देवगढ़ शहर पर तेज चमक रहा था, हरे भरे पहाड़ों को रोशन कर रहा था जो सिंह हवेली को घेरे हुए थे। दोपहर की शांति केवल पक्षियों के गाने और खेत में काम करने वाले किसी व्यक्ति की दूर की आवाज से भंग हो रही थी, लेकिन वह स्पष्ट शांति गहरे रहस्यों, शिकायतों और एक मुलाकात को छिपा रही थी जो होने वाली थी और जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। तुमने सब कुछ गलत बोया है प्रिया, सब कुछ गलत। सावित्री देवी का चिल्लाना बगीचे में एक तेज चाकू की तरह गूंजा। पत्थर की दीवार के दूसरी ओर बेलों से ढका हुआ एक आदमी उस गुस्से वाली आवाज को सुनकर तुरंत रुक गया। उसने साधारण और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, धूल से सना हुआ एक बेज रंग का सूती कुर्ता, पैबंद लगी धोती और कीचड़ से स्ने पुराने जूते। वह कुछ मिनट पहले ही कच्चे रास्ते से वहां पहुंचा था और फाटक पर दस्तक देने वाला था जब चीखों ने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। वह दीवार से सटा हुआ पेड़ों की छाया के बीच छिपा हुआ था और पत्थरों के बीच एक दरार से देख रहा था। एक महिला हरे रंग की फूलों वाली साड़ी पहने हुए गुस्से में जमीन पर घुटने टेके हुए एक युवती की ओर इशारा कर रही थी। मैंने दाहिनी ओर लगाने को कहा था, बाईं ओर नहीं, सावित्री गुस्से में चिल्लाई, नए लगाए गए गेंदे के पौधों की ओर इशारा करते हुए। राजा विक्रम आज दोपहर आ रहे हैं। आपकी बहनों राधा और मीरा को प्रभावित करने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। भूरे रंग की साड़ी पहने युवती, उसके हाथ मिट्टी से सने हुए और सिर विनम्रता से झुका हुआ, कुछ अस्पष्ट बुदबुदाई, तुम सोचती नहीं हो प्रिया, सब कुछ अभी फिर से लगाओ और फिर रसोई में नौकरानियों की मदद करने जाओ। दीवार के पीछे वाले आदमी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वह महिला युवती के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह सिर्फ एक नौकरानी हो, बिना किसी दया के चिल्ला रही थी। कितनी क्रूर मालकिन है, उसने बढ़ते हुए आक्रोश के साथ सोचा। लेकिन फिर वह शब्द आया जिसने उसे पूरी तरह से जमा दिया। तुम्हारी बहनें घंटों से तैयार हो रही हैं, सावित्री चिल्लाती रही।
बाद में कुछ अच्छा पहनो, यह नौकरानी वाले कपड़े नहीं। अगर राजा आएं और तुम्हें ऐसे देखें तो इस परिवार के लिए शर्म की बात होगी। बहने, आदमी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। उसकी गहरी भूरी आंखें प्रभाव से चौड़ी हो गईं। वह दुर्व्यवहारित युवती नौकरानी नहीं थी, वह घर की बेटी थी, और वह क्रूर महिला उसकी मां थी। एक मां अपनी ही बेटी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार कर रही थी, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रही थी, बिना किसी दया के। उसका दिल गुस्से और भूरे रंग की साड़ी पहने युवती के लिए दया से भर गया, जो चुपचाप सब कुछ स्वीकार करते हुए घुटने टेके हुए थी। आदमी चुपचाप दीवार से हट गया और संपत्ति के मुख्य फाटक की ओर चला गया। उसने अपने कंधे पर कपड़े का थैला ठीक किया, अपने उलझे हुए बालों पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। उसने फाटक की लकड़ी पर मजबूती से दस्तक दी और गंभीर और सम्मानजनक आवाज में पुकारा, घर के मालिकों से बात करने की अनुमति। सावित्री आवाज सुनकर अचानक मुड़ी, चिड़चिड़ाहट से भौहें चढ़ा ली। प्रिया ने भी अपनी गर्दन उठाई, रुकावट से हैरान थी। सावित्री मजबूत कदमों से फाटक तक चली, उसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी और प्रिया कुछ मीटर पीछे दबी हुई उसका पीछा कर रही थी। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या चाहते हैं? सावित्री ने ठंडेपन से पूछा, उस फटेहाल अजनबी को सिर से पैर तक आलोचनात्मक आंखों से आंकते हुए। आदमी ने सम्मानपूर्वक झुककर अपना सिर विनम्रतापूर्वक नीचे रखा। शुभ दोपहर मालकिन, मेरा नाम गोपाल है, उसने सीखे हुए विनम्रता के साथ कहा। मैं दूर से ईमानदार काम की तलाश में आया हूं। मैंने गांव में सुना है कि सिंह हवेली सम्मानित है और मैं अपनी सेवाएं देने आया हूं। सावित्री ने अपनी बाहों को छाती पर बांध लिया, उसका चेहरा और भी कठोर हो गया। हमारे पास मजदूरों को काम पर रखने के लिए पैसे नहीं हैं, उसने रूखेपन से जवाब दिया। उसे पहले ही बर्खास्त करने के लिए तैयार थी। हम मुश्किल से उन कुछ कर्मचारियों को भुगतान कर पाते हैं जो यहां बचे हैं। आदमी ने विनम्र लेकिन तत्काल स्वर बनाए रखते हुए तेजी से एक कदम आगे बढ़ाया। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं मालकिन, मैं केवल रहने और भोजन के बदले काम करूंगा। सावित्री झिझकी, अपने होठों को चबाते हुए आदमी के चौड़े कंधों और फटी हुई कमीज के नीचे मजबूत बाहों का आकलन कर रही थी। इससे पहले कि वह जवाब देती, प्रिया ने उसके बगल में धीरे से कहा, मां, पिताजी हफ्तों से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें घोड़ों की देखभाल के लिए तुरंत किसी की जरूरत है। उसकी आवाज कोमल और व्यावहारिक थी। आज दोपहर राजा के आने से पहले घोड़ियों के खुरों को काटना होगा। सावित्री ने अपनी बेटी और फिर अजनबी की ओर देखा, तेजी से गणना करते हुए। अगर इसमें पैसा नहीं लगता और उन्हें जानवरों के साथ तत्काल मदद की जरूरत थी तो शायद यह लायक था। आखिरकार उसने अधीरता से आह भरी, बहुत ठीक है, आपको पहले मेरे पति हर्षवर्धन से बात करनी होगी, वह इन चीजों का फैसला करते हैं। उसने प्रिया की ओर एक सख्त नजर डाली। उसे अभी पिताजी से बात करने के लिए दफ्तर ले जाओ। प्रिया ने फाटक खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। आइए श्रीमान गोपाल, उसने धीमी आवाज में कहा। वे चुपचाप बगीचे में चले गए और फिर एक गलियारे से एक गहरे लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। प्रिया ने धीरे से दस्तक दी। पिताजी, कोई यहां है? हर्षवर्धन की सूखी और अधीर आवाज अंदर से जवाब दिया। अंदर आओ। उसने दरवाजा खोला, जिसमें एक पतला लगभग 60 साल का आदमी कागजों से ढकी मेज के पीछे बैठा था। हर्षवर्धन ने अपनी आंखों को संक्षेप में उठाया, रुकावट के लिए अपनी चिड़चिड़ाहट को छिपाया नहीं। क्या है? उसने कठोरता से पूछा, बिना किसी अभिवादन या शिष्टाचार के। प्रिया ने अपनी आवाज को कोमल रखा। यह गोपाल है पिताजी, यह रहने और भोजन के बदले काम की तलाश में है। मां ने कहा कि आपको इससे बात करनी चाहिए क्योंकि हमें घोड़ों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। हर्षवर्धन ने आदमी को कुछ सेकंड के लिए ठंडी और गणनात्मक नजर से देखा। क्या तुम्हें घोड़ों की देखभाल करनी आती है? उसने सीधे पूछा, बिना किसी भूमिका के। अगर तुम्हें आता है तो काम तुम्हारा है। हां श्रीमान, आदमी ने जवाब दिया। हर्षवर्धन ने लापरवाही से सिर हिलाया, अपना ध्यान पहले से ही अपने सामने के कागजों पर वापस ले लिया था। प्रिया, मुझे अभी कॉफी लाओ, उसने आदेश दिया, अपनी बेटी की ओर बिना देखे। फिर उसे पीछे का गोदाम दिखाओ और काम समझाओ। उसने अजनबी की ओर एक सख्त अभिव्यक्ति के साथ संक्षेप में देखा। कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस रहने और भोजन। अगर यह तुम्हारे लिए ठीक है तो आज से शुरू करो। और एक तेज हाथ के इशारे से उसने उन्हें बिना कुछ और कहे खारिज कर दिया। वापस अपने खातों की समीक्षा करने लगा, जैसे कि वे अब वहां मौजूद ही न हो। प्रिया ने आदमी को चुपचाप दफ्तर से बाहर निकाला। पहले वह अपने पिताजी द्वारा मांगी गई कॉफी लेने रसोई में गई और जल्दी से एक ट्रे के साथ वापस आई। वह अकेली दफ्तर में सेवा करने के लिए अंदर गई, जबकि वह गलियारे में इंतजार कर रहा था। कुछ क्षण बाद वह दरवाजा सावधानी से बंद करके बाहर निकली और उसे पीछे आने का इशारा किया।
वे संपत्ति के पीछे की ओर चले, सुगंधित नारंगी के पेड़ों से गुजरते हुए फीके लाल लकड़ी के अस्तबलों तक पहुंचे। गोदाम वहां पीछे है, उसने इशारा करते हुए कहा। अंदर साफ चारा है और बगल में एक पानी का पंप है। घोड़े यहां अस्तबलों में रहते हैं। वह एक पल के लिए झिझकी, अपना निचला होंठ चबाते हुए। आपका स्वागत है श्रीमान गोपाल। प्रिया जल्दी से बड़े घर में वापस चली गई। आदमी खड़ा रहा, उसे दूर जाते हुए देख रहा था। फिर वह गोदाम तक गया और अंदर चला गया। यह विशाल था। कोनों में सुनहरे चारे के ढेर और छत पर गहरे लकड़ी के बीम थे। एक छोटी खिड़की थी जिससे मुख्य घर के पीछे का दृश्य दिखाई देता था। उसने कोने में थैला रखा, चारे पर बैठ गया और आखिरकार अपने कंधों को आराम करने दिया। उसने एक लंबे पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उस सब पर विचार कर रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। उस मां की क्रूरता, उस पिता का ठंडापन, युवती प्रिया की मूक दयालुता। फिर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि यह याद करने का समय था कि वह वास्तव में कौन था। उसका नाम गोपाल नहीं था। वह राजा विक्रम सिंह राठौर, देवगढ़ का राजा था। विशाल जमीनों का मालिक और उस पूरे राजस्थान क्षेत्र के सबसे धनी और शक्तिशाली पुरुषों में से एक था। विक्रम 35 साल का था और थका हुआ था, बहुत थका हुआ था। 3 साल से विधवा उसने अपनी प्यारी पत्नी हेमा को एक मुश्किल प्रसव में खो दिया था, जिसने बच्चे को भी ले लिया था। तब से वह एक मूक दर्द में डूबा हुआ था, जिसे दुनिया का सारा पैसा भी ठीक नहीं कर सकता था। उसके परिवार ने उसे 1 साल से अधिक समय से फिर से शादी करने के लिए दबाव डाला था। वे कहते थे कि उसे एक पत्नी, बच्चे चाहिए, वंश को जारी रखने के लिए। लेकिन क्षेत्र के खेतों की हर औपचारिक यात्रा वही खोखला ढोंग था। गुड़ियों जैसी सजी हुई महिलाएं, चापलूसी करने वाले माता पिता, संपत्ति और वंश के बारे में बातें। कोई भी राजा की उपाधि के पीछे के असली आदमी को नहीं देखता था। तभी विक्रम को एक साहसिक विचार आया। इन परिवारों से आधिकारिक यात्राओं से पहले एक गरीब मजदूर के भेष में मिलना, ताकि उनके असली चेहरों को देख सके। यह देखने के लिए कि वे वास्तव में कौन थे, जब वे एक अमीर राजा को प्रभावित करने का नाटक नहीं कर रहे थे। उसके छोटे भाई करण को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन अंत में वह सहमत हो गया। वह भी खोखले और स्वार्थी रईसों से तंग आ चुका था। विक्रम ने अगले हफ्तों में कई संपत्तियों में राजा के रूप में आधिकारिक यात्राएं निर्धारित की थीं और सिंह हवेली सूची में पहली थी। लेकिन औपचारिक यात्रा से पहले वह दिनों पहले गोपाल के रूप में भेष बदल कर आएगा, यह देखने के लिए कि सिंह परिवार वास्तव में कौन था जब वे ढोंग नहीं कर रहे थे। उस दोपहर परिवारों को एक सूचना मिलेगी। राजा विक्रम सिंह राठौर को तेज बुखार के कारण अस्वस्थता थी और वह उस दोपहर के लिए निर्धारित यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा। वह सिंह परिवार को बिना मुखौटे के देखना चाहता था, और जो उसने अब तक देखा था वह बहुत कुछ प्रकट कर रहा था। क्रूरता, कपट और एक दयालु युवती जिसे उसके अपने परिवार द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। विक्रम गोदाम से बाहर निकला और सीधे संलग्न अस्तबलों में गया, जहां उसने उपेक्षित घोड़ों की देखभाल करना शुरू किया। कुल 7 थे, 4 घोड़ी, 2 घोड़े और एक युवा बछड़ा। सभी बहुत पतले थे। उनकी पसलियां चमकदार बालों के नीचे दिखाई दे रही थीं। बिना चमक के और देखभाल की कमी के कारण खुर फटे हुए थे, लेकिन वे अच्छी नस्ल के जानवर थे। गंदगी और उपेक्षा की परत के नीचे सुंदर थे। विक्रम की अपनी संपत्ति में 20 घोड़े थे। वह उनमें से हर एक को नाम से पुकारता था जैसे वे परिवार हों। उन 7 कुलीन जानवरों को इतनी उपेक्षा से व्यवहार करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। क्या बर्बादी है, उसने बुदबुदाया, जब वह एक भूरी घोड़ी के उलझे हुए अयाल को सावधानी से कंघी कर रहा था, जो उसे उदास और संदिग्ध आंखों से देख रही थी। आप इसके लायक बहुत अधिक हैं। उसने देखभाल और प्यार से काम किया, हर जानवर को साफ किया, खिलाया और धीरे धीरे बात की, जैसा वह हमेशा करता था। रात पूरी तरह से गिर गई और पूर्णिमा की रोशनी छोटी खिड़की से गोदाम को रोशन कर रही थी, जब विक्रम ने आखिरकार धीमी कदमों की आहट सुनी। लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और प्रिया एक साफ कपड़े से ढकी ट्रे लेकर अंदर आई। उसने वही पुरानी भूरी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन अब उसके भूरे बाल खुले थे। उसके कंधों और पीठ पर कमर तक प्राकृतिक लहरों में गिर रहे थे। उसके हाथ में मिट्टी के तेल की लालटेन की कोमल रोशनी उसके नाजुक चेहरे को रोशन कर रही थी, और पहली बार विक्रम ने उसकी छिपी हुई सुंदरता को वास्तव में देखा। यह उन महिलाओं की आकर्षक और कृत्रिम सुंदरता नहीं थी जिन्हें वह मोहल्लों में जानता था, बल्कि कुछ गहरा और वास्तविक था। उसकी हल्की भूरी आंखें दयालुता से चमक रही थीं और उसके हर आंदोलन में एक प्राकृतिक लालित्य था।
भले ही उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। विक्रम ने अपने सीने में कुछ हिलता हुआ महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसने हेमा की मृत्यु के बाद से महसूस नहीं किया था। प्रिया ने लकड़ी के बक्से पर ट्रे रखी और कपड़े को हटाया, जिसमें एक सूखी और दयनीय रोटी नहीं बल्कि एक भरपूर और उदार थाली थी। अभी भी भाप निकलती भुनी हुई मांस, सुनहरे आलू, उबली हुई गाजर, ताजा रोटी का एक बड़ा टुकड़ा और यहां तक कि एक साफ पानी का मग भी। सुगंध अद्भुत थी। विक्रम ने थाली की ओर और फिर उसकी ओर देखा, हैरान था। श्रीमान गोपाल, उसने शुरू किया। वह चारे के ढेर पर बैठ गई, अपनी फटी हुई साड़ी को अपने पैरों के चारों ओर ठीक करते हुए। मैं आपके खाने के बाद थाली वापस ले जाने के लिए इंतजार करूंगी, श्रीमान गोपाल, उसने धीरे से कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी मां देखें कि मैंने उसने जितना आदेश दिया था उससे अधिक लाया है। विक्रम झिझका, फिर थाली ली और वह भी बैठ गया। मैंने पहले कमरे में हुई बातचीत अनजाने में सुनी, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया। आपकी मां ने सिर्फ सूखी रोटी लाने को कहा था। प्रिया ने एक छोटी सी उदास मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें दयालु बनी रहीं। चिंता न करें श्रीमान गोपाल, मैं हमेशा यहां काम करते समय उचित भोजन लाती रहूंगी। यह उचित है। उसने अपनी खुद की कठोर हाथों की ओर देखा जो उसकी गोद में आराम कर रहे थे। कृपया मेरे माता पिता जो बातें कहते हैं उसके लिए क्षमा करें। वे कर्ज और वित्तीय समस्याओं के कारण बहुत दबाव में हैं। यह क्रूरता के लिए कोई बहाना नहीं है, मुझे पता है, लेकिन यह उनकी वास्तविकता है। उसकी आवाज में एक आश्चर्यजनक परिपक्वता थी, मानवीय स्वभाव की गहरी समझ जो उसकी स्पष्ट युवावस्था से मेल नहीं खाती थी। विक्रम ने उसे धीरे धीरे खाते हुए देखा, उसके चेहरे के हर विवरण का अध्ययन कर रहा था, लालटेन की कोमल रोशनी में। और उस पल में, वहां चारे और घोड़ों की गंध से घिरे हुए मामूली गोदाम में, उसने कुछ सोचना शुरू किया जिसकी हिम्मत उसने सालों से नहीं की थी। शायद, सिर्फ शायद, वह युवती दूसरों से अलग थी। उस रात हर्षवर्धन दफ्तर में सावित्री के साथ था। उसने दिन की हरी फूलों वाली साड़ी अभी भी पहनी हुई थी, लेकिन अब उसके झुके हुए कंधे थकान और जमा हुई निराशा को दर्शाते थे। हमें बात करने की जरूरत है, हर्षवर्धन, उसने तनावपूर्ण आवाज में कहा। मेज के सामने कुर्सी पर बैठते हुए, राजा ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। हमें नहीं पता कि वह कब आएंगे और सेठ धनराम अगले हफ्ते तक भुगतान की मांग कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने अपने थके हुए चेहरे पर हाथ फेरा, उसकी आंखें लाल थीं, असंभव संख्याओं को कागजों पर गिनते गिनते थक गई थीं जो उसके सामने फैले हुए थे। मेरे पास और पैसे नहीं हैं, सावित्री, उसने हताशा से भरी आवाज में बुदबुदाया। सेठ धनराम इंतजार करने वाला आदमी नहीं है। उसने पहले ही 3 नोटिस भेज दिए हैं। अगर हम अगले हफ्ते तक भुगतान नहीं करते हैं तो वह जो कुछ भी चाहेगा वह ले लेगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। सावित्री ने अपने होठों को एक पतली रेखा में कस लिया। उसका चेहरा कठोर हो गया। वह मोटा, गंवार और शराबी बूढ़ा। उसने जहर उगला। तुमने उससे पैसे क्यों लिए? हर्षवर्धन, क्षेत्र के सभी लेनदारों में से तुम्हें सेठ धनराम से ही लेना था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब कोई उसे कर्ज देता है तो वह कोई राहत नहीं देता है, वह निर्दयी है। हर्षवर्धन ने मुट्ठी से मेज पर मारा, जिससे लालटेन हिल गई। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। किसी भी बैंक ने हमें और उधार नहीं दिया। वह एकमात्र था जिसने स्वीकार किया और अब हम फंस गए हैं। भारी चुप्पी ने लंबे समय तक दफ्तर को भर दिया। कोने में दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज ही इसे तोड़ रही थी। हर्षवर्धन असंभव खातों को घूर रहा था। उसकी भौहें दर्दनाक एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थीं। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी की ओर अपनी आंखें उठाईं, जिसमें हताशा और ठंडा हिसाब मिला हुआ था। मैं सोच रहा था, तुम जानती हो, उसने हिचकिचाहट के साथ शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, एक लड़की को पेश करने के बारे में। सावित्री की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत समझ गई कि वह क्या सुझाव दे रहा था। सेठ धनराम को? उसने अविश्वास में पूछा। उसकी आवाज एक सब तक ऊपर उठ गई। क्या तुम पागल हो गए हो? हर्षवर्धन, मैं अपनी बेटियों की शादी उस घृणित आदमी से नहीं कराऊंगी। वह एक बैरल की तरह पीता है और महिलाओं को संपत्ति की तरह समझता है। वे राजाओं, युवा और धनी लोगों के लायक हैं। नहीं, वह गंदा सुअर नहीं। हर्षवर्धन आगे झुक गया। उसकी कठोर आंखें हताश दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। और प्रिया का क्या? प्रश्न दफ्तर की चुप्पी में एक पत्थर की तरह गिर गया। सावित्री अचल रही, उसका मुंह खुला था। प्रिया, उसने धीरे धीरे दोहराया। नाम उसके होठों पर अजीब लग रहा था। हर्षवर्धन ने सिर हिलाया, हाथों से इशारा करते हुए। अच्छी तरह सोचो सावित्री, प्रिया अपनी राय नहीं देगी। वह कभी किसी चीज पर राय नहीं देती। हम फैसला करते हैं
और वह हमेशा की तरह आज्ञा मानती है। कर्ज बहुत अधिक है और सेठ धनराम निश्चित रूप से शादी के भुगतान के रूप में एक सिंह की बेटी का हाथ स्वीकार करेगा। उसने हमेशा हमारी बेटियों को दिलचस्पी से देखा है। उसकी आवाज में घृणा थी, लेकिन एक क्रूर व्यावहारिकता भी थी। सावित्री चुप रही, भयानक प्रस्ताव को संसाधित कर रही थी। फिर धीरे धीरे उसके रंगीन होठों पर एक क्रूर मुस्कान बनने लगी। यह सच है, उसने विचारपूर्वक बुदबुदाया, मुस्कान बढ़ती हुई। यह एक अच्छा विचार हो सकता है। वास्तव में प्रिया युवा, स्वस्थ है और एक पत्नी की भूमिका को ठीक से निभाएगी। सेठ धनराम संतुष्ट होगा और हमारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उसने अपने पति की ओर ठंडी और गणनात्मक राहत से चमकती आंखों से देखा, और इस तरह राधा और मीरा राजा या अन्य उपयुक्त राजाओं से शादी करने के लिए स्वतंत्र होंगी जब अवसर उत्पन्न होगा। हर्षवर्धन ने जोर से सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से राहत महसूस की कि वह सहमत हो गई थी। बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था, यह सही समाधान है। सावित्री ने हिचकिचाहट से हाथ उठाया, लेकिन हम अभी इंतजार करेंगे। हमें आज यह फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी कुछ दिन है। अगर राजा समय सीमा से पहले एक नई यात्रा की पुष्टि करता है तो शायद हमें कोई और समाधान मिल जाए। उसने धमकी भरे स्वर में वाक्य को हवा में छोड़ दिया। हर्षवर्धन ने गंभीरता से सिर हिलाया, पूरी तरह से समझते हुए। अगर वह पुष्टि नहीं करता है तो हम प्रिया को सेठ धनराम को दे देंगे। अगला दिन साफ और गर्म सुबह हुई। उगते सूरज ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंग दिया। विक्रम सुबह जल्दी गोदाम में पक्षियों के गाने और अस्तबलों में घोड़ों के नरम हिनहिनाहट के साथ जागा। वह चारे पर फैला, पिछले दिन के काम से अपनी मांसपेशियों में हल्का दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन यह एक अच्छा और संतोषजनक दर्द था। बैठते ही उसने कुछ देखा जो पिछली रात वहां नहीं था। लकड़ी के बक्सों से बनी एक छोटी सी अस्थायी मेज और उस पर सावधानी से एक साफ कपड़े से ढका हुआ गर्म कॉफी का एक मिट्टी का कप और पनीर के साथ ताजी रोटी का एक उदार टुकड़ा। उसका दिल तुरंत गर्म हो गया। प्रिया को सुबह होने से पहले आना चाहिए था, जब वह सो रहा था, उस साधारण लेकिन विचारशील नाश्ते को छोड़ने के लिए। विक्रम उठा, बाहरी पंप के ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और सच्ची कृतज्ञता के साथ कॉफी पी। स्वाद सरल लेकिन ईमानदार था, और यह उसके लिए किसी भी विस्तृत शाही भोज से अधिक मायने रखता था। खाने के बाद उसने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने पूरी सुबह गोदाम को फिर से व्यवस्थित किया, हर कोने को साफ किया, मिट्टी की फर्श को साफ किया, छत से एक ढीली बीम की मरम्मत की, जंग लगे औजारों को व्यवस्थित किया जो एक कोने में पड़े थे। फिर वह अस्तबलों में गया और घोड़ों के लिए काम किया। सभी गंदे पुआल को हटाकर ताजे चारे से बदल दिया। लकड़ी के दरवाजों की मरम्मत की जो चरमरा रहे थे। हर विवरण की सावधानी पूर्वक जांच की जैसे कोई वास्तव में परवाह करता हो। दोपहर के आसपास उसने 7 घोड़ों को संपत्ति के पीछे हरे चरागाह में ले गया। संतुष्टि के साथ देख रहा था कि वे पहली बार इतने लंबे समय में स्वतंत्र रूप से दौड़ रहे थे। उस पूरे गहन काम के दौरान विक्रम दूर से मुख्य घर को सावधानी से देख रहा था, और जो वह देख रहा था वह उसे और भी अधिक प्रभावित और क्रोधित कर रहा था। प्रिया पूरी सुबह एक भी मिनट नहीं रुकी। उसने उसे रसोई के दरवाजे से भारी बाल्टी पानी ले जाते हुए देखा, फिर पूरे सामने के बरामदे को साफ करते हुए देखा, फिर बड़े बड़े गलीचे झाड़ते हुए देखा जो गर्म हवा में धूल के बादल उठाते थे। वह इधर उधर दौड़ रही थी, अदृश्य पुकारों का जवाब दे रही थी, हमेशा उसी पुरानी भूरी साड़ी में, हमेशा उस हल्की झुकी हुई मुद्रा में, जैसे कोई युवा कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठाए हुए हो। इस बीच उसकी बहनें राधा और मीरा केवल एक बार बरामदे में दिखाई दीं, जोर से हंसती हुई, हल्के और रंगीन कपड़े पहने हुए, आलस्य से खुद को हवा करते हुए, फिर घर के ठंडे अंदरूनी हिस्से में वापस चली गईं। व्यवहार में अंतर चौंकाने वाला और घृणित था। उस दोपहर जब सूरज क्षितिज में ढलना शुरू हुआ, सब कुछ नारंगी और सुनहरे रंग में रंग रहा था। विक्रम घोड़ों को पानी दे रहा था जब उसने प्रिया को संपत्ति के पीछे धारा तक ले जाने वाले खड़ी रास्ते से नीचे उतरते देखा। वह एक विशाल टोकरी लिए हुए थी जिसमें गंदे कपड़े, चादरें, साड़ियां, कुर्ते, तौलिए भरे हुए थे, जिसका वजन शायद उसके खुद के वजन जितना था। टोकरी इतनी भारी थी कि उसे अपने कांपते हुए हाथों को आराम देने के लिए हर कुछ कदम पर रुकना पड़ता था। विक्रम ने उसे धारा के किनारे पेड़ों के बीच गायब होते देखा, और उसके अंदर कुछ जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण और एक बढ़ता हुआ हित जिसे वह नकार नहीं सकता था, उसे चुपचाप उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उसने घोड़ों को शांति से चरने दिया और उसी रास्ते से चुपचाप चला, सुरक्षित दूरी बनाए रखी ताकि उसे देखा न जा सके। धारा एक सुंदर और अलग जगह थी।
रोते हुए विलो के पेड़ों से घिरी हुई थी, जिनकी शाखाएं हरी पर्दों की तरह क्रिस्टल साफ पानी पर लटकी हुई थीं, जो चिकने पत्थरों पर धीरे धीरे बह रही थी। विक्रम एक चौड़ी लकड़ी के तने के पीछे रुक गया, छाया के बीच छिपा हुआ था और देख रहा था। प्रिया ने भारी टोकरी किनारे पर रख दी थी और अब सावधानी से चारों ओर देख रही थी। यह सुनिश्चित कर रही थी कि वह वास्तव में अकेली थी। स्पष्ट रूप से गोपनीयता से संतुष्ट होकर उसने धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया। अपनी पुरानी भूरी साड़ी उतारते हुए विक्रम ने सम्मान से मुंह फेर लिया और एक पेड़ के पीछे बैठ गया। वह जानता था कि उसे दूर चले जाना चाहिए, कि वह एक निजी क्षण का अतिक्रमण कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। उसने उसके बाहर आने का इंतजार करने का फैसला किया। उसने सम्मानपूर्वक अपनी आंखें हटाए रखीं। पेड़ों, आकाश, किसी भी जगह को देख रहा था जो सीधे उसकी दिशा में नहीं था, लेकिन वह हर आवाज से अवगत था। पानी की हल्की छींटें, पूरे दिन के पसीने और गंदगी को धोने पर उसकी राहत की आह, एक मधुर गीत की हल्की गुनगुनाहट जो वह नहाते समय धीरे से गा रही थी। उस साधारण दृश्य में कुछ गहरा मार्मिक था। एक युवती अंतहीन काम के थकाऊ दिन के बीच शांति और सफाई के कुछ मिनट चुरा रही थी। कुछ मिनटों के बाद जो घंटों लगे, विक्रम ने उसे पानी से बाहर आने की आवाज सुनी, फिर से कपड़े पहनने की आवाज, और धैर्य से इंतजार किया। उसे पूरी तरह से ठीक होने का समय दिया। जब उसे लगा कि पर्याप्त समय बीत चुका है, तो विक्रम ने गहरी सांस ली और जानबूझकर रास्ते से आगे बढ़ा। सूखी पत्तियों पर भारी कदमों से आवाज करते हुए अपनी उपस्थिति की घोषणा की। पेड़ों के बीच मोड़ से बाहर निकलते ही प्रिया पहले से ही पूरी तरह से अपनी भूरी साड़ी में तैयार थी। उसके बाल गीले थे, एक ढीली चोटी में बंधे हुए थे और वह धारा के किनारे घुटने टेके हुए थी। एक सफेद चादर को एक चिकनी साबुन से ढकी पत्थर के खिलाफ जोर से रगड़ रही थी। उसने कदमों की आवाज सुनकर हैरान होकर अपना सिर उठाया और उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। श्रीमान गोपाल, उसने चिल्लाया, अपना गीला हाथ अपनी छाती पर रखते हुए। मैंने आपको आते हुए नहीं सुना। क्या आपको कुछ चाहिए? विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया, एक सम्मानजनक और विनम्र मुद्रा बनाए हुए। आपको डराने के लिए क्षमा करें प्रिया जी। मैंने देखा कि आप वह भारी टोकरी लेकर नीचे आई थीं और सोचा कि उसे वापस ले जाने में मदद की पेशकश करूं। प्रिया ने विशाल टोकरी की ओर देखा, जो अभी भी गीले कपड़ों से भरी हुई थी, सूखने के लिए इंतजार कर रही थी, और सच्ची थकान के साथ मुस्कुराई। आप बहुत दयालु हैं श्रीमान गोपाल, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत है। विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं जोर देता हूं प्रिया जी, मैंने घोड़ों के साथ अपना काम खत्म कर लिया है और मेरे पास खाली समय है। कम से कम मुझे काम खत्म होने के बाद टोकरी वापस घर ले जाने दे। वह झिझकी, अनिश्चितता से अपना निचला होंठ चबाते हुए, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद श्रीमान गोपाल। उसने लयबद्ध और अनुभवी आंदोलनों के साथ चादर को पत्थर के खिलाफ रगड़ना फिर से शुरू किया। विक्रम एक पास के पत्थर पर बैठ गया, उसे काम करते हुए देख रहा था। खामोशी आरामदायक थी, केवल बहते पानी और धोए जा रहे कपड़े की आवाज से भंग हो रही थी। कुछ मिनटों के बाद उसने लापरवाही से कहा, आप यहां कितने समय से रह रही हैं प्रिया जी? उसने कपड़ों से अपनी आंखें नहीं हटाईं। मैं यहीं पैदा हुई थी, यह हमेशा मेरा घर रहा है। उसकी आवाज कोमल थी, बिना किसी आक्रोश के, बस एक साधारण तथ्य बता रही थी। और आपकी बहनें, क्या वे आपसे बड़ी हैं या छोटी? राधा 22 साल की है, मीरा 20 की है, मैं सबसे छोटी हूं, मैं 19 की हूं। उसने चादर को जोर से निचोड़ा, पानी उसकी उंगलियों के बीच से बह रहा था। वे बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली हैं। मेरी मां को बड़ी उम्मीदें हैं कि वे अच्छी शादियां करेंगी। विक्रम ने गौर किया कि उसने खुद को उस उम्मीद में शामिल नहीं किया था। और आप शादी के बारे में नहीं सोचती? प्रिया ने आखिरकार धोना बंद कर दिया और उसे उन हल्की भूरी आंखों से देखा जो उसकी उम्र से अधिक ज्ञान रखती हुई लगती थीं। एक छोटी सी उदास मुस्कान उसके होठों पर आई। मैं उस तरह की महिला नहीं हूं जिसे पुरुष शादी के लिए तलाशते हैं श्रीमान गोपाल। उसने यह बिना आत्मदया के कहा, जैसे कोई कहता है कि आकाश नीला है या पानी गीला है। मेरे पास दहेज नहीं है, मैं अपनी बहनों जितनी सुंदर नहीं हूं, और मेरे पास सुहागिनों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल नहीं है। मैंने अपनी जगह स्वीकार करना सीख लिया है। विक्रम ने अपने सीने में कुछ कसता हुआ महसूस किया। वह दयालु और सुंदर युवती, क्योंकि वह सुंदर थी, हालांकि स्पष्ट रूप से यह नहीं जानती थी अपने लिए इतना कम विचार कैसे रख सकती थी। मैं सम्मानपूर्वक असहमत हूं प्रिया जी। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जिसकी आंखें हैं वह आपके मूल्य को पहचान लेगा। प्रिया ने उसे आश्चर्य से देखा। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। आप बहुत दयालु हैं,
लेकिन मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वह काम पर वापस लौट आई, लेकिन विक्रम ने गौर किया कि उसके आंदोलन कम निश्चित थे, जैसे कि उसके शब्दों ने उसे किसी तरह से परेशान कर दिया हो। वे चुपचाप एक साथ काम करते रहे जब तक कि सारे कपड़े धुल नहीं गए। प्रिया ने गीले कपड़ों को विलो के पेड़ों की निचली शाखाओं पर सूखने के लिए लटका दिया ताकि उन्हें वापस ले जाने से पहले थोड़ा सूख सकें। फिर विक्रम ने टोकरी ली, जो अब गीले कपड़ों से और भी भारी थी, और उसे आसानी से अपने कंधे पर उठा लिया। प्रिया ने उसे बिना किसी स्पष्ट प्रयास के ऐसा करते हुए देखा। उसकी ताकत से प्रभावित हुई। आप बहुत मजबूत हैं, श्रीमान गोपाल। वह नम्रता से मुस्कुराया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हाथों से काम किया है, इससे आदमी मजबूत होता है। वे खड़ी रास्ते से घर वापस जाने लगे। विक्रम ने अपने कंधे पर टोकरी को ठीक किया और प्रिया को अपना खाली हाथ दिया। मुझे पकड़ो, प्रिया जी, रास्ता फिसलन भरा है। वह केवल एक पल के लिए झिझकी, इससे पहले कि वह स्वीकार कर लेती। अपना छोटा और कठोर हाथ उसके हाथ पर रख दिया। विक्रम ने उस साधारण स्पर्श से अपने सीने में एक गर्मी फैलती हुई महसूस की। वे धीरे धीरे ऊपर चढ़े। वह बहुत तेज न जाने का ध्यान रख रहा था ताकि उसे थका न दे। क्या मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ सकता हूं, प्रिया जी? उसने रास्ते के बीच में हिम्मत की। उसने उसे जिज्ञासा से देखा। हाँ, श्रीमान गोपाल, आपके माता पिता आपसे आपकी बहनों से अलग व्यवहार क्यों करते हैं? प्रश्न उसके इरादे से अधिक सीधा निकला और उसने तुरंत पछतावा किया जब उसने उसका चेहरा बंद होते देखा। प्रिया ने अपनी नजर हटा ली, आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह इतनी देर तक चुप रही कि विक्रम को लगा कि वह जवाब नहीं देगी। आखिरकार जब वे रास्ते के शीर्ष पर पहुंच रहे थे तो उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि उसे सुनने के लिए झुकना पड़ा, क्योंकि मैं अपने पिताजी की बेटी नहीं हूं। शब्द दोपहर की चुप्पी में पत्थरों की तरह गिरे। विक्रम चलना बंद कर दिया, पूरी तरह से उसका सामना करने के लिए मुड़ गया। प्रिया ने अपनी आंखें नीचे रखीं। उसके गाल शर्म से लाल थे। मेरी मां की शादी से पहले एक संबंध था। वह गर्भवती हो गई। मेरे असली पिताजी एक गरीब आदमी थे जो परिवार की जमीन पर काम करते थे। जब उन्हें पता चला तो वह चले गए और कभी वापस नहीं आए। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह किसी और की कहानी सुना रही हो। हर्षवर्धन सिंह ने फिर भी मेरी मां से शादी की, भले ही वह जानते थे कि वह किसी और आदमी का बच्चा लिए हुए थीं। वह इस मायने में उदार थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे मेरे अस्तित्व के लिए माफ नहीं किया। उन्होंने मुझे कभी असली बेटी के रूप में नहीं देखा। आखिरकार उसने अपनी आंखें उठाईं और उसका सामना किया, और विक्रम ने उसमें एक पुराना और गहरा दर्द देखा। मेरी बहनें, उनकी खून की बेटियां, मैं सिर्फ वह नाजायज बेटी हूं जिसे उन्हें शादी के समझौते के हिस्से के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसलिए वे मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं, और मैं समझती हूं, श्रीमान गोपाल, मैं सच में समझती हूं। मैं उन्हें किसी ऐसी चीज के लिए दोष नहीं दे सकती जो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जो उनकी गलती भी नहीं थी। विक्रम उस रहस्योद्घाटन को संसाधित करते हुए चुप रहा। अब बहुत सी बातें समझ में आ रही थीं, क्रूरता, तिरस्कार, नौकरानी जैसा व्यवहार। और फिर भी प्रिया ने कोई द्वेष नहीं रखा। उसका दिल इतना शुद्ध था कि वह उन लोगों को समझ सकती थी और माफ कर सकती थी जो उसे रोजाना दुर्व्यवहार करते थे। प्रिया जी, उसने गंभीर और ईमानदार आवाज में कहा, आपने अभी अभी मुझे जो कुछ बताया है वह आपके मूल्य को कम नहीं करता है, बल्कि यह सिर्फ यह दिखाता है कि आप इस बोझ को इतनी कृपा और गरिमा के साथ उठाने के लिए कितनी मजबूत और अच्छी हैं। प्रिया की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन उसने उन्हें दूर करने के लिए तेजी से पलकें झपकाईं। धन्यवाद श्रीमान गोपाल, आपका दिल दयालु है। उसने धीरे से उसका हाथ दबाया और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन हमें वापस चलना चाहिए, इससे पहले कि मेरी मां को पता चले कि मुझे देर हो रही है। उन्होंने चुपचाप रास्ता ऊपर चढ़ना समाप्त किया। जब वे पीछे के आंगन में पहुंचे तो प्रिया ने रसोई के पास एक लकड़ी की डोरी की ओर इशारा किया। कृपा करके टोकरी वहीं छोड़ दें, मैं बाकी कपड़े अभी लटका दूंगी। विक्रम ने सावधानी से टोकरी को जमीन पर रखा और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने उसे धीरे से पुकारा, श्रीमान गोपाल। वह मुड़ा। धन्यवाद। न केवल टोकरी ले जाने के लिए, बल्कि सुनने और मुझे न्याय न करने के लिए। उसने सम्मान के साथ सिर हिलाया। यह एक विशेषाधिकार था, प्रिया जी। और इसके साथ वह गोदाम में वापस चला गया, लेकिन उसका मन उसके साथ ही रहा। जो कुछ उसने खोजा था उसे संसाधित कर रहा था। उस रात जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और तारे मखमली काले आकाश पर हीरे की तरह चमक रहे थे, प्रिया फिर से गोदाम में रात का खाना लेकर दिखाई दी। इस बार वह सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि एक मोटा कंबल भी अपने हाथ पर लपेटे हुए लाई थी। रातें ठंडी हो रही हैं, उसने शर्मीली होकर समझाया। कंबल
उसकी ओर बढ़ाते हुए। मैंने सोचा कि आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। विक्रम ने कृतज्ञता के साथ कंबल स्वीकार किया। उस निरंतर दयालुता से प्रभावित हुआ। आप बहुत विचारशील हैं, धन्यवाद। वे पिछली रात की तरह बैठ गए, वह चारे पर और वह खाने की थाली के साथ। लेकिन इस बार हवा में एक अलग अंतरंगता थी, एक संबंध जो धारा में बातचीत के दौरान बना था। विक्रम कुछ मिनटों तक चुपचाप खाता रहा, इससे पहले कि वह बोला, प्रिया जी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं जो मैं सोच रहा हूं? उसने जिज्ञासा से सिर हिलाया। आप मुझसे इतनी दयालु क्यों हैं? मैं सिर्फ एक अस्थायी मजदूर हूं, कोई ऐसा जिस पर आपके माता पिता मुश्किल से ध्यान देते हैं। आपको मुझसे इतनी विचारशीलता के साथ व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने जवाब देने से पहले सावधानी से सोचते हुए अपना सिर झुकाया। मेरी दादी, हर्षवर्धन की माँ, जब मैं छोटी थी और वह अभी भी जीवित थीं, तो मुझे कुछ बातें बताती थीं। वह कहती थीं कि हमें सभी के साथ दयालुता से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि हर व्यक्ति किन लड़ाइयों का सामना कर रहा है। उसकी आंखें लालटेन की रोशनी में कोमल चमक रही थीं। वह इस घर में एकमात्र व्यक्ति थीं जिन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया था। जब वह मर गईं, तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं उनके जैसी बनूंगी, सभी के साथ दयालु, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें जीवन ने पहले ही बहुत चोट पहुंचाई है। वह धीरे से मुस्कुराई। मैं आपकी आंखों में देखती हूं, श्रीमान गोपाल, कि आपने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मुझे नहीं पता कि क्या या क्यों, लेकिन मैं उस छिपे हुए दर्द को पहचानती हूं, क्योंकि मैं भी इसे सहती हूं। तो हाँ, मैं आपके साथ दयालु रहूंगी, क्योंकि सभी दयालुता के हकदार हैं, खासकर वे लोग जो इसे प्राप्त करना भूल गए हैं। विक्रम उस पल में निशब्द रह गया। उस मामूली गोदाम में जो केवल एक मंद लालटेन से रोशन था, चारे पर बैठा हुआ और साधारण भोजन खाता हुआ, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने 3 लंबे सालों से महसूस नहीं किया था, आशा। जैसे ही विक्रम और प्रिया पिछले गोदाम में उस सच्चे संबंध के क्षण को साझा कर रहे थे, मुख्य घर के अंदर एक बहुत अलग बातचीत हो रही थी। हर्षवर्धन फिर से दफ्तर में था, इस बार एक मोटे और फटेहाल आदमी के साथ जो ताड़ी की तेज गंध आ रही थी। सेठ धनराम की उम्र लगभग 60 साल होनी चाहिए थी। उसका पेट निकला हुआ था, जो उसके पसीने से पीली कमीज के बटन खींच रहा था। उसकी छोटी और क्रूर आंखें हर चीज को लालच से आंक रही थीं, जैसे कोई दुनिया को केवल उन चीजों के रूप में देखता है जिन पर कब्जा किया जा सकता है या उनका फायदा उठाया जा सकता है। तो हर्षवर्धन, धनराम ने भारी आवाज में कहा, अपने जंग लगे शराब के मग से एक और घूंट लेते हुए, समय सीमा आ रही है। क्या तुम मेरे पैसे लाए हो या हमें कोई और व्यवस्था करनी होगी? हर्षवर्धन अपनी कुर्सी पर असहज रूप से हिल गया। मैं उस पर काम कर रहा हूं धनराम, मुझे बस कुछ और दिन चाहिए। राजा विक्रम आने वाले हैं। और धनराम ने अपनी मोटी मुट्ठी मेज पर पटकी, जिससे कागज उछल पड़े। मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। मैंने बहुत अधिक मोहलत दे दी है। या तो मुझे सप्ताह के अंत तक भुगतान करो, या मैं अपना अधिकार ले लूंगा। यह संपत्ति, आपका फर्नीचर, सब कुछ। हर्षवर्धन पीला पड़ गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह जमीन पीढ़ियों से परिवार में है। मैं कर सकता हूं और करूंगा। धनराम गुर्राया, एक क्रूर मुस्कान के साथ आगे झुकते हुए। जब तक हम किसी अन्य समझौते पर नहीं पहुंच जाते। हर्षवर्धन ने घूंट निगला। पहले से ही जानता था कि यह कहां जाएगा। किस तरह का समझौता? धनराम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, जो उसके वजन के नीचे चरमरा गई, और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे उसके पीले और दागदार दांत दिखाई दिए। मैंने सुना है कि इस घर में 3 सुंदर बेटियां हैं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं हर्षवर्धन, अकेले रहते रहते थक गया हूं। एक युवा और सुंदर पत्नी जो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करे, बच्चे पैदा करे, सेवा करे, यह आपके कर्ज को पूरी तरह से माफ करने के लायक होगा। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह ठीक वही था जिस पर उसने और सावित्री ने सैद्धांतिक रूप से चर्चा की थी, लेकिन इसे इतनी कच्ची और व्यावसायिक रूप से जोर से सुनाने पर उसके पेट में मरोड़ आ गई। धनराम, मेरी बेटियां, मैंने सुना है कि सबसे छोटी वाली सुंदर है। धनराम ने हर्षवर्धन की हिचकिचाहट को नजरअंदाज करते हुए जारी रखा। उसका नाम क्या है? प्रिया। हाँ, प्रिया। मैंने उसे गांव में कुछ बार देखा है। शांत, आज्ञाकारी। वह एकदम सही होगी। वह शराब के नशे में थोड़ा लड़खड़ाता हुआ उठा और खिड़की तक चला। अंधेरे आंगन की ओर देख रहा था। उसे यहां लाओ। मैं समझौते की पुष्टि करने से पहले उसे देखना चाहता हूं। हर्षवर्धन स्तब्ध रह गया। एक बात सावित्री के साथ सैद्धांतिक रूप से चर्चा करना था, दूसरी पूरी तरह से कच्ची वास्तविकता का सामना करना था। वह अपनी सौतेली बेटी को अपनी संपत्ति बचाने के लिए एक घृणित आदमी को बेचने वाला था। वह काम कर रही है, उसने कमजोर रूप से बुदबुदाया।
उसे अभी परेशान नहीं किया जा सकता। धनराम अचानक मुड़ा। उसकी छोटी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। मैं पूछ नहीं रहा हूं हर्षवर्धन, उसे अभी बुलाओ या हमारे सौदे को समाप्त समझो और सब कुछ खोने के लिए तैयार रहो। दफ्तर का दरवाजा खुला और सावित्री अंदर आई। उसने स्पष्ट रूप से गलियारे से चीखें सुनी थीं। उसने अपनी गणनात्मक आंखों से स्थिति का तेजी से आकलन किया। सेठ धनराम, उसने झूठी मीठी आवाज में कहा, हमारे विनम्र घर में आपका स्वागत पाकर कितनी खुशी हुई। धनराम ने उसे छिपे हुए तिरस्कार से देखा। मैं यहां शिष्टाचार के लिए नहीं हूं सावित्री, मैं अपना पैसा या एक पत्नी लेने आया हूं। आपके पति फैसला करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। सावित्री ने हर्षवर्धन की ओर एक सख्त नजर डाली इससे पहले कि वह धनराम की ओर मुस्कुराई। प्रिया अभी व्यस्त है, लेकिन मैं आपको अपनी अन्य बेटियों से मिलवा सकती हूं। राधा और मीरा युवा, शिक्षित, सुंदर, अच्छे परिवार से हैं। मुझे आपकी अन्य बेटियां नहीं चाहिए। धनराम गुर्राया, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह जमीन पर पैर पटकते हुए। मैंने पहले ही तय कर लिया है, मुझे प्रिया चाहिए। यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो मैं यह संपत्ति ले लूंगा और आप सड़क पर आ जाएंगे। मेरे पास कानूनी कागजात हैं, मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास सब कुछ है। सावित्री और हर्षवर्धन ने हताश नजरें बदलीं। आखिरकार सावित्री ने हार मानकर आह भरी। ठीक है, मैं उसे ले आती हूं। वह तेजी से और दृढ़ कदमों से दफ्तर से बाहर निकली। हर्षवर्धन को धनराम के साथ अकेला छोड़ दिया। मोटा आदमी संतुष्ट होकर फिर से बैठ गया और ताड़ी पीते हुए, समझदारी भरा फैसला। हर्षवर्धन, आप देखेंगे कि यह व्यवस्था हम सभी को लाभ पहुंचाती है। सावित्री अंधेरे घर में तेजी से चली, हाथ में एक लालटेन लिए प्रिया को ढूंढ रही थी। उसने रसोई, कमरे, भंडारगृह की जांच की, कुछ नहीं। आखिरकार नौकरानियों में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने लड़की को खाने की ट्रे के साथ अस्तबलों की ओर जाते देखा था। सावित्री ने गुस्से से अपने होठों को दबाया। बेशक प्रिया उस आवारा मजदूर के साथ समय बर्बाद कर रही होगी। वह संपत्ति के पीछे की ओर दृढ़ता से मार्च करने लगी। उसके हाथ में लालटेन झूल रही थी। दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। गोदाम में विक्रम ने अभी अभी खाना खत्म किया था और प्रिया थाली उठा रही थी जब उन्होंने मजबूत कदमों की आवाज सुनी। दोनों दरवाजे की ओर मुड़े। ठीक उसी समय जब सावित्री एक तूफान की तरह अंदर आई, उसकी आंखों ने दृश्य को स्कैन किया। उसकी बेटी चारे पर बैठी हुई थी। मजदूर बहुत करीब था और उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? प्रिया जल्दी से उठ गई, थाली एक तरफ रखते हुए। मैं सिर्फ श्रीमान गोपाल का रात का खाना ला रही थी। मां, जैसा आपने आदेश दिया था, मैंने तुम्हें यहां बात करते रहने के लिए नहीं कहा। सावित्री चिल्लाई, अभी मेरे साथ आओ, कोई तुमसे मिलना चाहता है। उसने प्रिया का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि युवती के मुंह से दर्द की एक छोटी सी चीख निकल गई। विक्रम ने सहज रूप से एक कदम आगे बढ़ाया। मालकिन, कृपया, उसे चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। सावित्री जलती हुई आंखों से उसकी ओर मुड़ी। तुम्हें मुझसे बात करने की अनुमति नहीं है। मजदूर, अपनी जगह पर रहो या तुम आज रात ही इस संपत्ति से बाहर निकल जाओगे। उसने प्रिया को जोर से दरवाजे की ओर खींचा। प्रिया ने विक्रम की ओर अपने कंधे पर से माफी भरी नजर डाली, इससे पहले कि उसे गोदाम से बाहर खींच लिया गया। विक्रम खड़ा रहा, उसकी मुट्ठी कसकर भींचे हुए थे। उसकी हर मांसपेशी हस्तक्षेप करने की इच्छा से तनावपूर्ण थी, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अभी नहीं। यदि उसने अभी अपनी असली पहचान का खुलासा किया तो वह सब कुछ और खराब कर सकता था। उसने खुद को गहरी सांस लेने, स्पष्ट रूप से सोचने के लिए मजबूर किया। कुछ हो रहा था, कुछ बुरा। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। उसने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर चुपचाप गोदाम से बाहर निकला। छाया में चलते हुए मुख्य घर की ओर बढ़ रहा था। सावित्री प्रिया को गलियारे से दफ्तर तक घसीटती ले गई। उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खुला धकेल दिया और प्रिया को इतनी जोर से अंदर धकेल दिया कि वह लड़खड़ा गई। प्रिया ने अपना संतुलन वापस पाया और भ्रमित और भयभीत होकर अपनी आंखें उठाईं। उसके पिताजी मेज के पीछे बैठे थे। 10 साल बड़े लग रहे थे और एक मोटा और बदबूदार आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा था दूसरी कुर्सी पर बैठा था। उसे ऐसी आंखों से देख रहा था जिससे उसे नहाने की इच्छा हुई। यह प्रिया है, सेठ धनराम, सावित्री ने झूठी खुशमिजाज आवाज में कहा। हमारी सबसे छोटी बेटी। धनराम कठिनाई से उठा और प्रिया के चारों ओर धीरे धीरे चला। उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे वह बाजार में एक जानवर का आकलन कर रहा हो। वह हिल नहीं पाई। यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन सहज रूप से महसूस कर रही थी कि कुछ भयानक करीब आ रहा था।
वह भयानक साड़ी उतारो, धनराम ने लापरवाही से आदेश दिया। मैं देखना चाहता हूं कि उन फटेहाल कपड़ों के नीचे तुम कैसी हो। प्रिया की आंखें सदमे और आतंक से चौड़ी हो गईं। वह एक कदम पीछे हट गई। मैं नहीं, जो वह कहता है वह करो, सावित्री चिल्लाई। अभी? प्रिया ने हताशा में अपने पिताजी की ओर देखा। चुपचाप मदद, सुरक्षा, किसी भी चीज के लिए विनती कर रही थी। लेकिन हर्षवर्धन ने सिर्फ अपनी नजर हटा ली। वह उसका सामना करने में असमर्थ था। प्रिया के चेहरे से आंसू बहने लगे। कृपया मां, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। क्यों? सावित्री ने उसकी ओर धमकी भरा कदम बढ़ाया। क्योंकि तुम सेठ धनराम से शादी करने वाली हो, यही हो रहा है। उसने तुम्हारे पिताजी के कर्ज के भुगतान के रूप में तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी हो गया है। प्रिया की दुनिया ढहती हुई लग रही थी। उस घृणित आदमी से शादी, जिसने उसे एक शिकारी की तरह देखा? नहीं, उसने फुसफुसाया, अपना सिर हिलाते हुए। नहीं, कृपया, मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो और करोगी। धनराम गुर्राया, उसकी ओर बढ़ते हुए। हमने पहले ही फैसला कर लिया है। समारोह अगले हफ्ते होगा। लेकिन पहले मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम स्वस्थ हो, कि तुम बच्चे पैदा करने के लिए उपयुक्त हो। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा, उसे अपने करीब खींचते हुए, और उसने उसकी सांस में ताड़ी की भयानक गंध महसूस की। उसके अंदर कुछ टूट गया। एक हताश चीख के साथ प्रिया ने अपनी सारी ताकत से खुद को छुड़ाया, जिसे वह नहीं जानती थी कि उसके पास था, और दरवाजे की ओर भागी। उसे पकड़ो, धनराम गुस्से में चिल्लाया। लेकिन प्रिया पहले ही अंधेरे गलियारे से दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। आंसू उसकी आंखों को अंधा कर रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि दर्द हो रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही थी। वह बस इतना जानती थी कि उसे भागना था, उस दुःस्वप्न से बचना था। वह रसोई से दौड़ी, लगभग एक बर्तन गिराते हुए, और पीछे के दरवाजे से अंधेरी रात में बाहर निकल गई। उसने अपने पीछे चीखें सुनी। उसकी मां, धनराम, शायद उसके पिताजी भी। लेकिन वह नहीं रुकी। वह आंगन से दौड़ी, अदृश्य पत्थरों पर ठोकर खाते हुए, उस एकमात्र जगह की ओर जहां उसे हाल ही में सुरक्षित महसूस हुआ था, गोदाम। विक्रम घर के पास छाया में छिपा हुआ था। दफ्तर की खिड़की से क्या हो रहा था यह सुनने की कोशिश कर रहा था। जब उसने प्रिया को पीछे के दरवाजे से बाहर भागते देखा, जैसे वह खुद शैतान से भाग रही हो, वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। वह लड़खड़ाती हुई, सिसकती हुई गोदाम में घुस गई और चारे पर घुटनों के बल गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड बाद विक्रम अंदर आया, चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया, उसने फुसफुसाया, उसके बगल में घुटने टेकते हुए। वह मुड़ी और बिना सोचे समझे उसकी बाहों में कूद गई, उसकी छाती पर बेकाबू होकर रो रही थी। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया। एक हाथ उसके बालों को सहला रहा था, दूसरा उसकी कांपती हुई पीठ को पकड़े हुए था। क्या तुम सुरक्षित हो? उसने धीरे से बुदबुदाया। क्या तुम अब सुरक्षित हो? मुझे बताओ क्या हुआ। रुक रुक कर सिसकते हुए प्रिया ने सब कुछ बताया। कर्ज, भयानक आदमी, जबरन शादी, वह अपमान जो उसे लगभग सहना पड़ा था। विक्रम को हर शब्द के साथ अपना गुस्सा बढ़ता हुआ महसूस हुआ, एक ठंडी और नियंत्रित क्रोध जो उसकी नसों में जल रहा था। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे एक वस्तु की तरह व्यवहार करने की, उसे उस सुअर को कर्ज चुकाने के लिए बेचने की? लेकिन उसने अपनी आवाज शांत, सांत्वनापूर्ण रखी, क्योंकि प्रिया को अब सांत्वना की जरूरत थी और अधिक क्रोध की नहीं। मुझे ध्यान से सुनो, उसने दृढ़ता से कहा, उसे धीरे से दूर करते हुए ताकि वह उसकी लाल आंखों में देख सके। तुम उस आदमी से शादी नहीं करोगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझी? प्रिया ने भ्रमित होकर सिर हिलाया। लेकिन श्रीमान गोपाल, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मजदूर हैं, और उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास है, विक्रम ने जोर दिया। हमेशा एक विकल्प होता है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे पास एक हो। उन्होंने आने वाली आवाजें सुनी। सावित्री प्रिया को बुला रही थी। धनराम अश्लील बातें चिल्ला रहा था। विक्रम तेजी से उठ खड़ा हुआ, सोच रहा था। वह उसे यहां नहीं ढूंढने दे सकता था। आओ, उसने फुसफुसाया, उसे हाथ से खींचते हुए। वह उसे गोदाम के सबसे अंधेरे कोने में ले गया, जहां चारे के ढेर सबसे ऊंचे थे। यहां पीछे छुप जाओ, शोर मत करो, चाहे जो भी सुनो, वादा करो। प्रिया डर से कांपते हुए चारे और दीवार के बीच की तंग जगह में घुस गई। विक्रम ने तेजी से सामने और चारा लगा दिया, उसे पूरी तरह से छिपा दिया। फिर वह गोदाम के बीच में वापस आ गया और लापरवाही से बैठ गया, जैसे वह सिर्फ आराम कर रहा हो। गोदाम का दरवाजा हिंसक रूप से खुला और सावित्री लालटेन के साथ अंदर आई। उसके पीछे धनराम लड़खड़ाता हुआ आया। वह कहाँ है? सावित्री ने उन्माद में चारों ओर देखते हुए चिल्लाया।
मुझे पता है कि वह यहां आई थी। विक्रम धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, नींद और भ्रम का नाटक करते हुए। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं यहां अकेला हूं जब से आपने प्रिया जी को पहले ले गई थी। धनराम धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ा। हमसे झूठ मत बोलो, तुम आवारा। लड़की भाग गई और यह एकमात्र जगह थी जहां वह आ सकती थी। विक्रम ने अपनी विनम्र मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखें कठोर थीं। मैंने किसी को नहीं देखा, श्रीमान। गोदाम खाली है। सावित्री आश्वस्त नहीं थी। उसने अपने हाथों से चारा पलटना शुरू कर दिया, हताशा में खोज रही थी। धनराम भी खोजने लगा, अधिक अनाड़ी और आक्रामक तरीके से। विक्रम चिंतित होकर देख रहा था, हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था यदि वे प्रिया के छिपने की जगह के बहुत करीब आ गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपना चेहरा तटस्थ रखा। आखिरकार कई मिनटों की निरर्थक खोज के बाद सावित्री ने एक हताश चीख के साथ हार मान ली। वह जंगल में चली गई होगी। उसने फैसला किया, चलो बाहर खोजते हैं। धनराम ने घृणा से जमीन पर थूका। वह अकृतज्ञ लड़की इसके लिए भुगतान करेगी जब हमें वह मिल जाएगी। उसने विक्रम की ओर संदेह भरी नजर डाली। और अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजदूर, तो तुम्हें पछतावा होगा। वे गोदाम से बाहर निकल गए, दरवाजा खुला छोड़ दिया। विक्रम ने इंतजार किया जब तक कि आवाजें पूरी तरह से दूर नहीं हो गईं, इससे पहले कि वह प्रिया के छिपने की जगह की ओर भागा। वे चले गए हैं, उसने फुसफुसाया, उसे बाहर निकलने में मदद करते हुए। लेकिन तुम्हारे लिए यहां रहना सुरक्षित नहीं है। वे फिर से खोजने आएंगे। प्रिया पीली पड़ गई थी, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं संपत्ति से भागती हूं तो वे मुझे गांव में ढूंढ लेंगे, और मैं यह आप पर नहीं थोप सकती। श्रीमान गोपाल, आपने मुझे छिपाकर पहले ही बहुत जोखिम उठा लिया है। विक्रम ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। प्रिया, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। उसने उसे भ्रमित होकर देखा, इंतजार कर रही थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। सच्चाई बताने का समय था, भले ही समय से पहले कोई और विकल्प नहीं था। मेरा नाम गोपाल नहीं है, उसने धीरे धीरे शुरू किया। मैं राजा विक्रम सिंह राठौर हूं, देवगढ़ का राजा। प्रिया ने पलकें झपकाईं, शब्दों को संसाधित करते हुए फिर सिर हिलाया। उसके होठों पर एक छोटी सी उदास मुस्कान दिखाई दी। श्रीमान गोपाल, मुझे पता है कि आप मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं है। यह कहानी नहीं है, विक्रम ने धीरे से बाधित किया। यह सच है। मैं निर्धारित आधिकारिक यात्रा से कुछ दिन पहले इस संपत्ति पर भेष बदलकर आया था, क्योंकि मैं परिवारों के असली चेहरों को देखना चाहता था, न कि उन मुखौटों को जो वे राजाओं को प्रभावित करने के लिए पहनते हैं। उसने अपनी कमीज की अंदरूनी जेब से एक भारी सोने की अंगूठी निकाली, जिस पर राठौर परिवार का प्रतीक खुदा हुआ था। एक ताज के नीचे एक खड़ा शेर। यह वह राजशाही अंगूठी थी जिसे वह हमेशा पहनता था, सिवाय जब वह भेष में होता था। देखो, यह मेरे परिवार की मुहर है, केवल असली राजा ही इसे रखता है। प्रिया ने कांपते हाथों से अंगूठी ली, उसे खिड़की से आती मंद रोशनी में घुमाते हुए। यह स्पष्ट रूप से असली थी, सोना शुद्ध और भारी, प्रतीक विस्तार से खुदा हुआ था। उसने अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं, अभी भी संसाधित कर रही थी। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी देखा और सुना, आप मेरे परिवार का परीक्षण कर रहे थे? उसकी आवाज छोटी थी, घायल थी। क्या आप मजे कर रहे थे, यह देखकर कि हम कैसा व्यवहार करते थे? नहीं, विक्रम ने तेजी से कहा। उसके पास एक कदम और बढ़ गया। यह कभी मजा नहीं था प्रिया। मैं प्रामाणिकता, सच्चाई की तलाश में आया था और मुझे तुम मिली। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अंगूठी अभी भी उसकी हथेलियों के बीच फंसी हुई थी। मुझे एक सच्ची, दयालु, मजबूत महिला मिली, जो भले ही उसके साथ अन्याय हुआ फिर भी कड़वी नहीं हुई। मुझे कोई ऐसा मिला जो सच्ची दयालुता दिखाता है, इसलिए नहीं कि वह प्रभावित करना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसका दिल शुद्ध है। उसकी गहरी भूरी आंखें ईमानदारी से चमक रही थीं। मैं यह जानने की तलाश में आया था कि क्या सच्चा प्यार अभी भी मौजूद है, क्या कोई मुझे एक आदमी के रूप में देख सकता है, न कि एक उपाधि या भाग्य के रूप में। और तुमने मुझे देखा प्रिया, तुमने गोपाल को देखा, गरीब मजदूर जिसके पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी तुम दयालु थीं, तुम सच्ची थीं। आंसू फिर से प्रिया के चेहरे से बह रहे थे, लेकिन इस बार वे डर या हताशा के नहीं थे। वे भ्रम, राहत और कुछ और के थे जिसका वह नाम नहीं बता सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसने फुसफुसाया। आप मुझे यह सब अभी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें उस आदमी से शादी नहीं करने दूंगा।
विक्रम ने दृढ़ता से घोषित किया। और क्योंकि मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं, एक सच्चा शादी का प्रस्ताव। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, हांफते हुए। क्या? विक्रम उसके सामने घुटने टेके, अभी भी उसके हाथों को पकड़े हुए था। मुझे पता है कि यह अचानक है। मुझे पता है कि हम सिर्फ कुछ दिनों से मिले हैं, लेकिन इन दिनों में मैंने तुम्हें दूसरों को जानने के सालों से अधिक सच्चाई और दयालुता देखी है। मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि तुम मुझे अभी प्यार करो, बस मुझे एक मौका दो। मुझसे शादी करो प्रिया। मुझे तुम्हें इस जगह से बाहर निकालने दो, तुम्हारी रक्षा करने दो, तुम्हें वह जीवन दो जिसकी तुम हकदार हो। और समय के साथ, कौन जानता है, शायद हम एक साथ कुछ वास्तविक बना सकते हैं। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह उसे सुन सकता है। लेकिन मैं एक नाजायज हूं। मेरे पास दहेज नहीं है। मैं एक राजा के लिए उपयुक्त नहीं हूं। आपके पास क्षेत्र की कोई भी महिला हो सकती है, कोई सुंदर, शिक्षित, महत्वपूर्ण परिवार से। मैं कोई भी महिला नहीं चाहता। विक्रम ने धीरे से बाधित किया। मैं तुम्हें चाहता हूं। यदि तुम स्वीकार करती हो, बेशक, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। प्रिया, यह पसंद तुम्हारी है और केवल तुम्हारी। उसने उसे देखा। उसने सच में देखा। पहली बार गोपाल, विनम्र मजदूर को नहीं, बल्कि विक्रम, राजा को देख रही थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने दोनों में एक ही आदमी को देखा। वही दयालु दिल, वही ईमानदार आंखें, वही अच्छी आत्मा। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, उसने हिचकिचाहट से शुरू किया। लेकिन फिर उन्होंने फिर से गुस्से वाली आवाजें सुनी। सावित्री वापस आ रही थी और इस बार उसके साथ और लोग भी थे, शायद खोज के लिए बुलाए गए कर्मचारी। विक्रम तेजी से उठा। हमारे पास समय नहीं है। वे खोजना बंद नहीं करेंगे। अगर तुम यहां रहती हो तो वे तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें धनराम के साथ इस शादी के लिए मजबूर करेंगे। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? प्रिया ने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने पिछले कुछ दिनों में की थी। दयालुता, सम्मान, घोड़ों की देखभाल। जिस तरह से उसने उसे सच में सुना, उसने विकल्प के बारे में सोचा। धनराम, आतंक और दुर्व्यवहार का जीवन। और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि निर्णय उतना मुश्किल नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। हाँ, उसने फुसफुसाया, मैं आप पर भरोसा करती हूं। विक्रम मुस्कुराया, एक सच्ची और सुंदर मुस्कान जिसने उसके चेहरे को बदल दिया। तो चलो अभी चलते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे तेजी से गोदाम से पीछे की ओर ले गया, जहां उन्हें नहीं देखा जा सकता था। वे अंधेरे में चुपचाप दौड़े, संपत्ति को दरकिनार करते हुए कच्चे रास्ते तक पहुंचे जो सिंह हवेली से दूर ले जाता था। पूर्णिमा आकाश में एक स्वर्गीय लालटेन की तरह रास्ता रोशन कर रही थी। हम कहां जा रहे हैं? प्रिया हांफते हुए भागी। मेरी संपत्ति पर। यह घोड़े से 2 घंटे की दूरी पर है, लेकिन पैदल सुबह तक ले जाएगा। क्या तुम इतनी देर तक चल सकती हो? प्रिया दृढ़ संकल्पित थी। वह उस घर में वापस न जाने, धनराम से शादी न करने के लिए कुछ भी करेगी। वे अंधेरे रास्ते से तेजी से चले। विक्रम लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था कि क्या उनका पीछा किया जा रहा है। रात की चुप्पी केवल जमीन पर उनके कदमों की आवाज और आसपास की झाड़ियों में झींगुरों के गाने से भंग हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद वे एक छोटी सी धारा के पास आराम करने और पानी पीने के लिए रुके। प्रिया एक पत्थर पर बैठ गई, अपने दर्द भरे पैरों की मालिश कर रही थी। वह सिर्फ पुरानी चप्पलें पहने हुए भाग गई थी, जो लंबी पैदल यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं थीं। विक्रम ने ध्यान दिया और चिंतित होकर अपनी भौहें चढ़ाईं। आपके पैर चोटिल हैं? उसने उसके सामने घुटने टेकते हुए देखा। आपको इतना चलना नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं, प्रिया ने जोर दिया। हालांकि उसकी आवाज में थकान झलक रही थी। मैंने खेत के काम करते हुए अधिक दूरी तय की है। विक्रम ने सिर हिलाया। मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें बाकी रास्ता ले जाऊंगा। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह बहुत दूर है। मैं बहुत भारी होंगी। प्रिया, उसने दृढ़ता से लेकिन धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। यही मैं तुम्हारे बाकी जीवन के लिए करूंगा, अगर तुम मुझे अनुमति दो। अभी शुरू करो। वह केवल एक पल के लिए झिझकी, इससे पहले कि वह स्वीकार कर लेती। वह शर्मीली होकर उसकी पीठ पर चढ़ गई और विक्रम ने उसे आसानी से उठा लिया। उसके वजन को आराम से समायोजित करते हुए। वह सच में मजबूत था। प्रिया ने महसूस किया, उसकी मांसपेशियां उसके वजन के नीचे जरा भी नहीं कांप रही थीं। वे फिर से चलने लगे, अब एक धीमी, अधिक स्थिर गति से। प्रिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। उसके शरीर की गर्मी, उसकी सांस लेने की स्थिर लय महसूस कर रही थी। एक आदमी के इतने करीब होना अजीब था, लेकिन उसे धमकी भरा या गलत महसूस नहीं हुआ। उसे सुरक्षित महसूस हुआ। बहुत समय बाद पहली बार
प्रिया को सच में सुरक्षित महसूस हुआ। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं? प्रिया ने कुछ देर चुपचाप चलने के बाद बुदबुदाया। जरूर, विक्रम ने जवाब दिया। उसके कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। आपने कहा था कि आप यह जानने की तलाश में थे कि क्या सच्चा प्यार अभी भी मौजूद है। क्यों? क्या हुआ था? विक्रम इतनी देर तक चुप रहा कि प्रिया को लगा कि वह जवाब नहीं देगा। आखिरकार उसकी आवाज पुरानी भावना से धीमी और भारी निकली। मैंने हेमा नाम की एक महिला से शादी की थी। वह मेरे लिए सब कुछ थी। उसने एक विराम लिया, घूंट निगलते हुए। 3 साल पहले वह गर्भवती हुई थी। हम बहुत खुश थे, बहुत आशावादी थे, लेकिन प्रसव मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मैंने दोनों को खो दिया, हेमा और हमारे बेटे को, उसी रात। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने उसकी आवाज में कच्चा दर्द सुना। मुझे बहुत अफसोस है, उसने फुसफुसाया, धीरे से उसके कंधों को दबाते हुए। बहुत बहुत अफसोस है। उसके बाद मैंने अपना दिल बंद कर लिया। विक्रम ने जारी रखा। मैंने खुद को काम में, राजशाही की जिम्मेदारियों में दफन कर लिया। मेरे परिवार चाहता था कि मैं फिर से शादी करूं, वंश को जारी रखूं, लेकिन मैं जिन सभी महिलाओं को जानता था वे केवल उपाधि देखती थीं, धन। कोई भी आदमी को नहीं देखता था। वह चलना बंद कर दिया और धीरे से प्रिया को जमीन पर वापस रख दिया ताकि वे आमने सामने खड़े हो सके। जब तक तुम नहीं, तुमने मुझे गोपाल के रूप में देखा, एक गरीब मजदूर जिसके पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी तुम दयालु थीं। तुम मेरे साथ सच्ची थीं। इसका मतलब उससे कहीं अधिक था, जितना तुम कभी जानोगी। प्रिया ने हिचकिचाहट से अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। मैं हेमा नहीं हूं, मैं कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं हमेशा आपके साथ सच्ची रहूंगी। मैं हमेशा खुद ही रहूंगी, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी ढोंग के। विक्रम ने उसके हाथ को अपने चेहरे पर पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं चाहता कि तुम हेमा बनो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रिया बनो, सिर्फ प्रिया। वे ऐसे ही एक लंबे पल के लिए 2 घायल दिल चांदनी के नीचे एक दूसरे में सांत्वना पाते हुए रहे। फिर विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। चलो, हम लगभग पहुंच गए हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और वे फिर से चलने लगे। इस बार अगल बगल उंगलियां आपस में फंसी हुई थीं। क्षितिज सुबह की पहली रोशनी से साफ होने लगा था जब उन्होंने आखिरकार देवगढ़ के राजा की संपत्ति के भव्य फाटकों को देखा। वे लोहे के जालीदार विशाल फाटक थे, जिन पर राठौर परिवार का प्रतीक सुनहरे रंग में चमक रहा था। एक चौकीदार जो अपनी ड्यूटी शुरू कर रहा था, उसने 2 आकृतियों को पास आते देखा, एक फटेहाल आदमी और एक भूरी साड़ी पहने महिला, और भ्रमित होकर अपनी भौहें चढ़ाईं। लेकिन जब विक्रम पास आया तो चौकीदार ने पहचान और सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। राजा विक्रम, मेरे भगवान, श्रीमान, आप कहाँ थे? हम चिंतित थे। विक्रम ने चिंता को दूर करते हुए सिर हिलाया। मैं सब कुछ बाद में समझाऊंगा, रामदिन काका। कृपया फाटक खोलें और मेरे भाई करण को बुलाएं, कहें कि यह जरूरी है। रामदिन काका ने जल्दी से आज्ञा का पालन किया, फाटकों को चौड़ा खोल दिया। प्रिया ने प्रशंसा और भय से चौड़ी आंखों से अंदर देखा। संपत्ति मीलों तक फैली हुई थी, जिसमें पूरी तरह से बनाए गए बगीचे, संगमरमर के फव्वारे और केंद्र में एक शानदार 3 मंजिला महल था जिसमें सफेद स्तंभ थे। उगते सूरज के नीचे सुनहरे चमक रहे थे। यह एक सपने से निकले महल जैसा था। यह सब आपका है, उसने फुसफुसाया, अचानक अपनी फटी और गंदी साड़ी और अपने नंगे पैरों के बारे में बहुत जागरूक हो गई। विक्रम ने उसकी झिझक को देखा और उसे उत्साहपूर्वक हाथ दबाया। यह हमारा है। यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तो यह सब तुम्हारा भी होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह तुम्हारा घर होगा, तुम्हारा ठिकाना, एक ऐसी जगह जहां तुम्हें कभी दुर्व्यवहार या अनादर नहीं किया जाएगा। उसने उसे धीरे से पत्थर के रास्ते से महल के मुख्य द्वार तक ले गया। कर्मचारी दिखाई देने लगे, घर को दिन के लिए तैयार कर रहे थे, और राजा को फटेहाल कपड़ों में एक अज्ञात युवती के साथ वापस देखकर सभी सदमे में रुक गए। लेकिन विक्रम ने जिज्ञासु निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, केवल प्रिया को अंदर ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया। मुख्य द्वार प्रभावशाली था। पॉलिश किया हुआ संगमरमर का फर्श, ऊंची छत से झूलता क्रिस्टल का झूमर, दूसरी मंजिल तक ले जाने वाली दोहरी घुमावदार सीढ़ी, दीवारों को कलाकृतियों से सजाया गया था और फर्नीचर बढ़िया और सुरुचिपूर्ण था। प्रिया ने अपने जीवन में इतनी धन संपत्ति और विलासिता कभी नहीं देखी थी। वह अचानक उस भव्य वातावरण में बहुत छोटी और अनुपयुक्त महसूस करने लगी। विक्रम, एक मर्दाना आवाज सीढ़ी के ऊपर से गूंजी। एक युवा आदमी, शायद 30 साल का, सीढ़ियों से नीचे दौड़ रहा था। वह स्पष्ट रूप से विक्रम का भाई था।
उसकी वही गहरी भूरी आंखें थीं, वही मजबूत चेहरे की बनावट, लेकिन वह थोड़ा लंबा और पतला था। करण। विक्रम ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ अभिवादन किया। करण उनके सामने रुका। विक्रम से प्रिया की ओर स्पष्ट भ्रम के साथ देख रहा था। तुम कहाँ थे? मैंने सिंह परिवार की अपनी यात्रा रद्द करने के लिए वह संदेश भेजा जैसा तुमने कहा था, लेकिन उम्मीद की थी कि तुम अगली रात तक वापस आ जाओगे। 3 दिन हो गए हैं। योजनाओं में बदलाव, विक्रम ने बस कहा। फिर एक औपचारिक संकेत के साथ उसने परिचय कराया। करण, यह प्रिया सिंह है। प्रिया, यह मेरा भाई करण, मेरा सलाहकार और सबसे अच्छा दोस्त है। करण ने पलकें झपकाईं, उपनाम को संसाधित करते हुए। सिंह, उसी परिवार से जिनसे तुम्हें मिलना था। उसने उसे और ध्यान से देखा। फटी हुई साड़ी, नंगे और गंदे पैर, एक मुश्किल रात के स्पष्ट संकेत देखे। विक्रम, क्या हुआ था? विक्रम ने भारी आह भरी। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में, सिंह परिवार हमारी कल्पना से भी बदतर हैं। वे प्रिया के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। वे उसे कर्ज चुकाने के लिए एक भयानक आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करने की योजना बना रहे थे। याद आने पर उसकी ठुड्डी गुस्से से कस गई। मैं उसे वहां से ले गई, आया, और अब? उसने प्रिया की ओर कोमलता से देखा। अब अगर वह स्वीकार करती है तो वह मेरी पत्नी और देवगढ़ की महारानी बन जाएगी। करण बिल्कुल हिल नहीं रहा था। सदमे से उसका मुंह खुला था। क्या तुम गंभीर हो? पूरी तरह से गंभीर, विक्रम ने पुष्टि की। विक्रम ने प्रिया की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से हर चीज से अभिभूत थी। यात्रा, शानदार वातावरण, खुलासे, प्रस्ताव। लेकिन पहले प्रिया को आराम करने, नहाने, ठीक से खाने और बिना दबाव के इस बारे में वास्तव में सोचने का समय चाहिए। उसने करण की ओर मुड़कर कहा, आप दादी अम्मा को बुलाकर प्रिया जी के लिए मुख्य अतिथि कक्ष तैयार करने और नौकरानियों से साफ कपड़े और जो कुछ भी उसे चाहिए उपलब्ध कराने के लिए कह सकते हैं। करण अभी भी स्तब्ध लग रहा था, लेकिन उसने सिर हिलाया। जरूर, मैं अभी इसे ठीक करता हूं। वह जल्दी से निकल गया, अभी भी अविश्वास में अपना सिर हिला रहा था। विक्रम ने प्रिया की ओर एक कोमल मुस्कान के साथ देखा। मुझे पता है कि तुम थकी हुई और भ्रमित होगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहूंगा। जितनी जरूरत हो उतना आराम करो। फैसलों के लिए कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? प्रिया ने केवल सिर हिलाया, शब्दों को बनाने में असमर्थ थी। सब कुछ बहुत अधिक था, बहुत विलासिता, बहुत अलग, बहुत तेज। कुछ ही देर बाद एक वृद्ध महिला, जिसका चेहरा दयालु था और कपड़े साधारण लेकिन साफ थे, दिखाई दी। प्रिया जी, मैं दादी अम्मा हूं, इस घर की मुख्य नौकरानी हूं। मेरे साथ आओ प्रिया, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। दादी अम्मा ने सच्ची दयालुता के साथ हाथ बढ़ाया और प्रिया ने एक मातृत्वपूर्ण स्त्री उपस्थिति के लिए आभारी होकर उसे स्वीकार कर लिया। दादी अम्मा ने उसे शानदार सीढ़ी से दूसरी मंजिल तक, दीवारों पर और कलाकृतियों वाले एक विशाल गलियारे से एक नक्काशीदार लकड़ी के दोहरे दरवाजे तक ले गई। उसे खोला, जिसमें एक कमरा था जिसने प्रिया की सांसें रोक दीं। यह विशाल था, सिंह हवेली में उसके सोने के पूरे क्षेत्र से भी बड़ा। सफेद रेशमी चादरों से ढका एक चंदुआ वाला बिस्तर केंद्र पर हावी था। एक बड़ी अंधेरी लकड़ी की अलमारी, एक दर्पण के साथ एक ड्रेसिंग टेबल, सुंदर बगीचों के दृश्य वाली एक खिड़की के पास आरामदायक आर्म चेयर और एक तरफ का दरवाजा था जो एक निजी बाथरूम की ओर जाता था, जिसमें एक सफेद चीनी मिट्टी का स्नानघर था। मेरे भगवान, प्रिया ने फुसफुसाया, सब कुछ आत्मसात करने के लिए धीरे धीरे घूमते हुए। दादी अम्मा समझदारी से मुस्कुराईं। मुझे पता है कि यह सब समझने के लिए बहुत कुछ है प्रिया, लेकिन अभी के लिए हम मूल बातों पर ध्यान देंगे। पहले एक गर्म स्नान, फिर भोजन, फिर आराम। बाकी इंतजार कर सकता है। कोमल दक्षता के साथ दादी अम्मा ने स्नान तैयार किया। स्नानघर को गर्म सुगंधित पानी से भर दिया और सुगंधित लवण और तेल मिलाया। उसने प्रिया को अपनी गंदी भूरी साड़ी उतारने और पानी में उतरने में मदद की। प्रिया ने अपने थके हुए और दर्द भरे शरीर को गर्मी से घिरते हुए शुद्ध आनंद की आह भरी। उसने कभी ऐसा गर्म स्नान नहीं किया था। सिंह हवेली में केवल धारा का ठंडा पानी था। दादी अम्मा ने उसके बालों को सुगंधित शैम्पू से धोया। धैर्य और सावधानी से गांठों को सुलझाते हुए धीरे धीरे बात करती रही। राजा विक्रम एक अच्छे आदमी हैं, दादी अम्मा ने प्रिया के बालों को धोते हुए कहा। मैं उन्हें बचपन से जानती हूं। उन्होंने और करण ने अपने माता पिता को युवावस्था में खो दिया और उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ बड़े हुए। उसने एक विराम लिया, शब्दों को सावधानी से चुनते हुए।
जब महारानी हेमा की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि मैं उन्हें फिर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखूंगी। वह पूरी तरह से बंद हो गए थे। लेकिन आज सुबह जब वह तुम्हारे साथ उस दरवाजे से अंदर आए तो मैंने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो मैंने सालों से नहीं देखा था। आशा। उसने प्रिया की ओर बुद्धिमान और दयालु आंखों से देखा। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं पता प्रिय, लेकिन मैं दयालु आत्माओं को पहचान सकती हूं जब मैं उन्हें देखती हूं, और मैं तुम में एक देखती हूं। तुमने जो कुछ भी सहा है तुम खुशी की हकदार हो, और अगर तुम राजा के प्रस्ताव को स्वीकार करती हो तो मैं वादा करती हूं कि तुम्हें इस घर में कभी भी अनादर या देखभाल से कम नहीं माना जाएगा। प्रिया के चेहरे से आंसू बहने लगे, स्नान के पानी में मिल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मुझे क्यों चुनेंगे। मैं कोई नहीं हूं, मेरे पास एक राजा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दादी अम्मा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। प्रिय, तुम्हारे पास सब कुछ देने के लिए है। एक शुद्ध दिल, सच्ची दयालुता, मूक शक्ति। ये चीजें किसी भी दहेज या उपाधि से अधिक मूल्यवान है। उसने प्रिया को स्नानघर से बाहर निकलने में मदद की और उसे नरम और गर्म तौलियों में लपेटा। फिर उसे वापस कमरे में ले गई जहां साफ कपड़े इंतजार कर रहे थे। एक नरम सूती नाइट गाउन, एक हल्का बाथरोब। प्रिया ने कपड़े पहने, अजीब लेकिन उन बढ़िया कपड़ों में अद्भुत रूप से आरामदायक महसूस कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक युवा नौकरानी एक विशाल ट्रे लेकर अंदर आई। ताजी रोटी, मक्खन, जैम, अंडे की भुर्जी, कटे हुए फल, संतरे का रस, कॉफी। यह शाही नाश्ता था। राजा ने आदेश दिया कि आपको सबसे अच्छा भोजन मिले, नौकरानी ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा प्रिया जी। उसने खिड़की के पास एक छोटी सी मेज पर ट्रे रखी और चुपचाप निकल गई। प्रिया बैठ गई और भोजन की ओर देखा। उसका पेट जोर से गड़गड़ा रहा था। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार ठीक से कब खाया था। उसने धीरे धीरे शुरू किया, लेकिन जल्द ही भूख से खा रही थी। हर स्वादिष्ट निवाले का स्वाद ले रही थी। खाते हुए वह खिड़की से नीचे बगीचों की ओर देख रही थी। उसने विक्रम को फूलों के बीच चलते हुए देखा, अब साफ और उपयुक्त कपड़े पहने हुए, गहरे रंग की धोती, सफेद कुर्ता, जैकेट। वह इतना अलग, इतना कुलीन और सम्मानित लग रहा था। फिर भी उसने उसमें वही आदमी पहचाना जो गोपाल के रूप में उसके साथ दयालु था। दादी अम्मा बगल की आर्म चेयर से देख रही थी, प्रिया को सोचने के लिए जगह देते हुए कुछ बुन रही थी। आप जितनी चाहें उतनी आराम कर सकती हैं, उसने धीरे से कहा। कोई आपको जल्दबाजी या मजबूर नहीं करेगा। यह आपकी पसंद है प्रिय, यह हमेशा रहेगी। प्रिया ने खाना खत्म किया और अचानक नींद से भरी रात की थकान एक लहर की तरह उसे आ घेरी। दादी अम्मा ने ध्यान दिया और तुरंत उठ खड़ी हुई। चलो, हम तुम्हें सुलाते हैं, तुम्हें सोने की जरूरत है। उसने प्रिया को नरम बिस्तर पर लेटने में मदद की, जो सिंह हवेली में उसके पतले और कठोर गद्दे से बहुत अलग था। चादरें बादलों जैसी थीं और तकिया लैवेंडर की खुशबू से महक रहा था। दादी अम्मा ने उसे धीरे से ढका और उसके बालों को सहलाया। सो जाओ प्रिय, जब तुम जागोगी तो दुनिया अधिक स्पष्ट लगेगी, हमेशा लगती है। और इसके साथ वह चुपचाप दरवाजा बंद करके निकल गई। प्रिया लेटी हुई थी, अलंकृत छत को देख रही थी। उसका मन पिछले घंटों में हुई हर चीज से घूम रहा था। एक दिन से भी कम समय पहले वह सिंह हवेली में थी, यह मानते हुए कि उसका भाग्य उस भयानक आदमी से शादी करना था। अब वह एक शानदार महल में थी। एक दयालु राजा उसके हाथ के लिए पूछ रहा था, उसे एक ऐसा जीवन दे रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। यह एक परियों की कहानी जैसा था, लेकिन परियों की कहानियां वास्तविक नहीं होती, है ना? कोई सिंड्रेला को नहीं बचाता, कोई नाजायज बेटी को नहीं चुनता जिसे अस्वीकृत कर दिया गया हो, सिवाय इसके कि विक्रम ने चुना था, दया से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने उसमें कुछ ऐसा देखा था जो मूल्यवान था। प्रिया ने अपनी दादी के बारे में सोचा, सिंह हवेली में एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे सच में प्यार किया था। उसे उनके शब्द याद आए, दयालु बनो मेरी बच्ची, हमेशा दयालु बनो, क्योंकि दया कभी बर्बाद नहीं होती। वह गोपाल मजदूर के साथ दयालु थी और गोपाल विक्रम राजा था, और उसकी दयालुता, उसकी सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू बहते हुए महसूस कर रही थी, लेकिन इस बार वे दुख या डर के नहीं थे। वे कृतज्ञता, आशा, उन संभावनाओं के थे जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रिया घंटों तक सोई, एक गहरी और सपने रहित नींद जिसकी उसके थके हुए शरीर को बेसब्री से जरूरत थी। जब वह आखिरकार जागी तो सूरज आकाश में ऊंचा था। यह दर्शाता था कि दोपहर देर हो चुकी थी। वह कुछ देर के लिए भ्रमित होकर बैठ गई। यह नहीं पहचान पा रही थी
कि वह कहाँ थी। फिर सब कुछ वापस आ गया। भागना, चलना, रहस्योद्घाटन, प्रस्ताव। यह शानदार महल एक सपना नहीं था, यह वास्तविक था। वह बिस्तर से उठी और खिड़की तक गई। विशाल बगीचों, फव्वारों, दूर हरे चरागाहों में चरते घोड़ों को देख रही थी। दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। अंदर आओ, प्रिया ने अभी भी नींद में भारी आवाज में बुलाया। दादी अम्मा अपने हाथों में एक सुंदर साड़ी लिए अंदर आई। यह एक मुलायम हरे रंग की थी, जिसमें कॉलर और आस्तीन पर नाजुक लेस था। राजा ने मुझे यह आपके लिए लाने के लिए कहा था। प्रिया, दादी अम्मा ने मुस्कान के साथ कहा। यह दिवंगत रानी की थी, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की गई थी। विक्रम ने सोचा कि यह आपके आकार की होगी। प्रिया ने श्रद्धा से कपड़े को छुआ। यह सबसे सुंदर साड़ी थी जो उसने कभी देखी थी। क्या मैं सच में इसे पहन सकती हूं? उसने हिचकिचाहट से पूछा। जरूर तुम पहन सकती हो, और अलमारी में और भी हैं। विक्रम ने हेमा की अलमारी से लाने को कहा था। वह चाहती होगी कि कोई उन्हें पहने, खासकर कोई जिसे वह भविष्य की पत्नी के रूप में देख रहे हैं। दादी अम्मा ने उसे कपड़े पहनने में मदद की। साड़ी पूरी तरह से फिट थी, जैसे उसके लिए ही बनी हो। फिर उसने उसके बालों को कंघी किया, उन्हें कंधों पर मुलायम लहरों में खुला छोड़ दिया। तुम सुंदर लग रही हो, दादी अम्मा ने आंखों में आंसू के साथ कहा। अत्यंत सुंदर। राजा गुलाब बाग में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे उनके पास ले जाना चाहेंगी? हाँ, प्रिया ने कहा। दादी अम्मा ने उसे महल से और एक तरफ के दरवाजे से ले गई जो बगीचों की ओर जाता था। यह पास से और भी सुंदर था। पूरी तरह से बनाए गए फूलों की क्यारियां, फव्वारे उबल रहे थे, पेड़ों में पक्षी गा रहे थे, और गुलाब बाग के केंद्र में सैकड़ों लाल, गुलाबी और सफेद रंगों के फूलों से घिरा विक्रम खड़ा था। उसने अब औपचारिक कपड़े पहने हुए थे, एक बेदाग ढंग से कटा हुआ गहरा सूट, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी, कोमल, सच्ची, गर्मजोशी भरी। वह कदमों की आहट सुनकर मुड़ा और उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। प्रिया, उसने धीरे से कहा। अच्छी नींद आई? उसने उसके पास धीरे धीरे चलते हुए सिर हिलाया। हाँ, वास्तव में सालों में सबसे अच्छी। वे आमने सामने रुके और एक पल के लिए बस एक दूसरे को देखा। दो अजनबी जो कुछ ही दिनों में कुछ और बन गए थे। मुझे पता है कि यह सब अचानक और डरावना है, विक्रम ने शुरू किया, और मैं नहीं चाहता कि तुम दबाव महसूस करो, लेकिन मुझे स्थिति के बारे में ईमानदार भी होना है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सिंह परिवार तुम्हें ढूंढेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो, तो वे समस्याएं पैदा करेंगे। उसने एक विराम लिया। तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम शादी कर लें। मेरी पत्नी और रानी के रूप में वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं, अगर तुम्हें और समय चाहिए, अगर तुम मुझे और अच्छी तरह से जानना चाहती हो, तो पहले हम इंतजार कर सकते हैं, और तब तक तुम यहां मेरी मेहमान के रूप में सुरक्षित रहोगी। प्रिया ने ध्यान से सोचा। उसने विक्रम को कुछ ही दिनों में जाना था, लेकिन उस समय में उसने उसके सच्चे चरित्र को उससे कहीं अधिक देखा था, जितना बहुत से लोग सालों में देखते हैं। उसने घोड़ों के साथ उसकी दयालुता देखी थी, उसके लिए उसकी चिंता, उसकी ईमानदारी, भले ही वह मुश्किल थी, उसकी पसंद के लिए उसका सम्मान, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने देखा था कि वह अपने दर्शकों के आधार पर नहीं बदलता था। गोपाल, मजदूर और विक्रम, राजा, वही आवश्यक व्यक्ति थे। दयालु, न्यायपूर्ण, सच्चे। क्या मैं जवाब देने से पहले एक प्रश्न पूछ सकती हूं? प्रिया ने धीरे से पूछा। कुछ भी, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। आप वास्तव में क्यों? यह सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ गोपाल के रूपाल में दयालु थी। क्षेत्र में बहुत सी दयालु महिलाएं हैं, एक राजा के लिए अधिक उपयुक्त महिलाएं। विक्रम एक कदम और करीब आया, उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि तुम दयालु थीं, भले ही इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास अन्याय सहने की ताकत है, बिना अन्यायपूर्ण बने। क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में वही दर्द देखता हूं जो मैं सहता हूं, लेकिन वही आशा भी जिसे मैंने खो दिया था। उसकी आंखें सच्ची भावना से चमक रही थीं। क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं फिर से सांस ले पाता हूं। क्योंकि तुम मुझे बेहतर बनने, बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हो। और क्योंकि प्रिया सिंह, कुछ ही दिनों में तुमने मुझे उतना जीवित महसूस कराया है जितना मैंने 3 सालों में महसूस नहीं किया था। अब प्रिया के चेहरे से आंसू खुलकर बह रहे थे। और अगर मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? और अगर मैंने आपको या समाज को निराश किया या असंभव? विक्रम ने दृढ़ता से बाधित किया। तुम पहले से ही पर्याप्त से अधिक अच्छी हो। तुम असाधारण हो प्रिया। तुम बस यह नहीं देखती क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसके विपरीत कहा है। लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी यह साबित करने में बिताऊंगा कि वे गलत थे।
वह औपचारिक रूप से उसके सामने घुटने टेके, अपनी जेब से राजशाही अंगूठी निकालते हुए, वही अंगूठी जो उसने उसे गोदाम में दिखाई थी। प्रिया सिंह, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसीलिए नहीं कि आपको सुरक्षा या सिंह परिवार से भागने की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको विश्वास है कि हम एक साथ कुछ वास्तविक बना सकते हैं, क्योंकि आप मुझ में वह देखती हैं जो मैं आप में देखता हूं, सच्चे प्यार की संभावना। प्रिया ने उसे देखा, यह अच्छा आदमी जिसने उसे बचाया था, जिसने न केवल सुरक्षा बल्कि सच्चा सम्मान और स्नेह भी दिया था। उसने सभी विकल्पों के बारे में सोचा। सिंह परिवार के पास वापस जाना असंभव था, अकेले भागना खतरनाक और अकेला होगा, और सिर्फ एक मेहमान के रूप में यहां रहना अनिश्चितता में जीना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब उसने विक्रम को देखा तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सच में देखे जाने और मूल्यवान महसूस करने की भावना। यह अभी प्यार नहीं था, इसके लिए बहुत जल्द था, लेकिन यह कुछ वास्तविक था, कुछ ऐसा जो समय के साथ बढ़ सकता था और प्यार बन सकता था। हाँ, उसने आखिरकार अपनी आवाज स्पष्ट और निर्णायक रूप से कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए सहमत हूं, विक्रम। एक बड़ी मुस्कान ने विक्रम के चेहरे को रोशन कर दिया। उसने राजशाही अंगूठी उसकी उंगली में खिसका दी। यह बहुत बड़ी थी, मर्दाना हाथों के लिए बनी थी, लेकिन यह उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। हम तुम्हारे लिए एक उपयुक्त अंगूठी बनवाएंगे, उसने वादा किया। धीरे से उसके हाथ को चूमते हुए वह उठ खड़ा हुआ और हिचकिचाहट से पूछा, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? प्रिया ने सिर हिलाया और उसने उसे एक कोमल और सम्मानजनक गले लगाया। उसने अपना सिर उसकी छाती पर रखा, उसके दिल की तेज धड़कनें सुनकर अपने जीवन में पहली बार सुरक्षित महसूस कर रही थी। वे ऐसे ही एक लंबे पल के लिए रहे, दो घायल दिल एक साथ ठीक होना शुरू कर रहे थे। आखिरकार वे अलग हो गए और विक्रम मुस्कुराया। हमें बहुत कुछ योजना बनाना है, समारोह, कपड़े, मेहमान, यह सरल हो सकता है, प्रिया ने तेजी से बाधित किया। मुझे कुछ भी भव्य नहीं चाहिए, वास्तव में मैं कुछ छोटा और निजी पसंद करती हूं। विक्रम ने प्यार से उसका हाथ दबाया। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, यह सिर्फ हम, करण, दादी अम्मा और पंडित जी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है, तमाशा नहीं। उस रात उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया। विक्रम, प्रिया, करण और दादी अम्मा महल के अंतरंग भोजन कक्ष में। यह विशाल औपचारिक कक्ष नहीं था, बल्कि एक छोटा और अधिक आरामदायक स्थान था जहां परिवार वास्तव में इकट्ठा होता था। भोजन स्वादिष्ट और भरपूर था, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बातचीत थी। करण अपने प्रारंभिक सदमे से उबरते हुए मजाकिया और स्वागत करने वाला साबित हुआ। विक्रम के बचपन की शर्मनाक कहानियां सुना रहा था, जिससे प्रिया पहली बार इतने समय में सच में हंसी। दादी अम्मा ने अपनी कहानियों के साथ योगदान दिया और यहां तक कि विक्रम भी आराम कर गया, खुद पर हंसते हुए। प्रिया सब कुछ प्रशंसा से देख रही थी। यह परिवार था, जरूरी नहीं कि खून से, बल्कि पसंद से, आपसी देखभाल से, सच्चे प्यार से। यह सिंह हवेली में लगातार तनाव और क्रूरता से बहुत अलग था। नई शुरुआत के लिए करण ने अपने शराब का गिलास उठाते हुए टोस्ट किया, और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर प्यार खोजने के लिए। सभी ने एक साथ टोस्ट किया और प्रिया ने कृतज्ञता के आंसू फिर से उमड़ते हुए महसूस किए। अगले कुछ दिन तेजी से लेकिन सावधानीपूर्वक तैयारी में गुजरे। विक्रम ने एक विवेकशील पंडित जी को काम पर रखा, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानता था, और 3 दिनों के लिए समारोह निर्धारित किया। दादी अम्मा ने मातृत्वपूर्ण दक्षता के साथ सब कुछ समन्वयित किया। उसने शादी की, साड़ी तैयार की। हेमा की अन्य न पहनी हुई साड़ियों में से एक प्रिया को पूरी तरह से फिट करने के लिए बदली गई। अपने ही बगीचे से फूलों का आयोजन किया। एक मामूली लेकिन सुरुचिपूर्ण भोज तैयार किया। करण ने कानूनी पहलुओं का ध्यान रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी दस्तावेज क्रम में थे। विक्रम बदले में प्रिया के साथ हर खाली पल बिताता था, बगीचों में चलता था, घंटों बात करता था। एक दूसरे को सच में जानते थे, अपनी कहानियां, अपनी आशाएं, अपने डर बताते थे। विक्रम ने हेमा के बारे में और बात की, तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रिया समझ सके कि वह कौन था और वह कौन बन रहा था। प्रिया ने अपने मुश्किल बचपन को साझा किया, लेकिन उन छोटे छोटे सौंदर्य के क्षणों को भी जो उसने पाए थे। एक सुंदर सूर्यास्त, अपनी दादी की दयालुता, धारा की शांति। तुम अंधेरे में भी प्रकाश पाती हो, विक्रम ने प्रशंसा के साथ देखा जब वे शादी की पूर्व संध्या पर फलों के बाग में चल रहे थे। यह एक दुर्लभ उपहार है प्रिया। वह शर्मीली होकर मुस्कुराई। मुझे ढूंढना पड़ा, नहीं तो मैं बहुत पहले ही कड़वाहट में डूब जाती।
वे एक फूलदार सेब के पेड़ के नीचे रुके। उसकी सफेद पंखुड़ियां उनके चारों ओर धीरे से गिर रही थीं, जैसे सुगंधित बर्फ। विक्रम उसके सामने खड़ा हो गया, उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए। कल तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। मैं चाहता हूं कि तुम इससे पहले कुछ बातें जान लो। उसका चेहरा गंभीर लेकिन कोमल था। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हमारी शादी उसी गति से होगी जो तुम तय करोगी। अगर तुम्हें समय चाहिए इससे पहले कि खैर, शादी के सभी पहलुओं से पहले मैं धैर्य रखूंगा। तुम्हारा आराम और खुशी मेरी प्राथमिकता है। प्रिया शर्मा गई, यह समझते हुए कि वह क्या कहना चाहता था। आप बहुत दयालु हैं, उसने बुदबुदाया। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप मुझसे पत्नी के रूप में क्या उम्मीद करते हैं? मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी? विक्रम ने जवाब देने से पहले सावधानी से सोचा। मैं चाहता हूं कि तुम वही रहो जो तुम हो, ईमानदार, दयालु, सच्ची। रानी के रूप में जिम्मेदारियों के लिए कुछ सामाजिक कर्तव्य होंगे। कभी कभार मेहमानों का स्वागत करना, क्षेत्र के कार्यक्रमों में भाग लेना। लेकिन दादी अम्मा तुम्हें सब कुछ सीखने में मदद करेंगी। उसने एक विराम लिया। लेकिन मुख्य रूप से, प्रिया, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम खुश रहो, कि तुम्हें आखिरकार वह जीवन मिले जिसकी तुम हमेशा हकदार रही हो। बाकी सब हम रास्ते में एक साथ खोजेंगे। शादी की सुबह साफ और सुंदर हुई, जिसमें नीला आकाश बिना बादलों के था और पक्षी खुशी से गा रहे थे। प्रिया सुबह जल्दी जागी। उसका दिल घबराहट और उम्मीद से तेजी से धड़क रहा था। दादी अम्मा नाश्ता और एक मातृत्वपूर्ण मुस्कान लिए अंदर आई। बड़ा दिन है प्रिया, उसने खुशी से कहा। कैसा महसूस करती हो? डरी हुई, प्रिया ने ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन आशावान भी। दोनों चीजों को एक साथ महसूस करना अजीब है। दादी अम्मा धीरे से हंसी। यह पूरी तरह से सामान्य है। हर बड़ा बदलाव डर और आशा दोनों को एक साथ लाता है। उन्होंने प्रिया को तैयार करने में सुबह बिताई। साड़ी शानदार थी, सफेद रेशम, नाजुक लेस के साथ, सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण। दादी अम्मा ने उसके बालों को एक ढीली व्यवस्था में कंघी किया, जिसमें कुछ सफेद फूल गुंथे हुए थे। जब उसने समाप्त किया तो उसने प्रिया को बड़े दर्पण तक ले गई। प्रिया ने उस महिला को मुश्किल से पहचाना जो वापस देख रही थी, कपड़ों या बालों से नहीं, बल्कि उसके चेहरे की अभिव्यक्ति से। पहली बार उसने अपनी आंखों में सच्ची खुशी देखी, एक प्रकाश जो पहले कभी नहीं था। तुम सुंदर लग रही हो, दादी अम्मा ने आंसू के साथ कहा। अत्यंत सुंदर। समारोह संपत्ति के निजी मंदिर में होगा। एक छोटी सी पत्थर की इमारत जो लता से ढकी हुई थी, जिसमें रंगीन दागदार कांच की खिड़कियां थीं, जो फर्श पर प्रकाश के पैटर्न बनाती थीं। जब प्रिया करण के हाथ में हाथ डालकर अंदर गई, जिसने उसे धीरे से ले जाने की पेशकश की, तो उसने विक्रम को वेदी पर इंतजार करते देखा। उसने एक औपचारिक काला सूट पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें केवल उस पर टिकी हुई थीं, भावना से चमक रही थीं। जब वह उसके बगल में पहुंची तो उसने फुसफुसाया, तुम दमक रही हो। पंडित जी, एक वृद्ध और दयालु व्यक्ति, जिसका नाम पंडित केशव था, ने प्रतिबद्धता, साहचर्य और सच्चे प्यार के बारे में सरल लेकिन गहरे शब्दों के साथ समारोह शुरू किया। विवाह, उन्होंने कहा, सिर्फ दो व्यक्तियों के एक होने के बारे में नहीं है। यह दो आत्माओं के बारे में है, जो जीवन की खुशियों और कठिनाइयों के माध्यम से एक साथ चलने, एक दूसरे का समर्थन करने, एक दूसरे का सम्मान करने, एक साथ बढ़ने का चुनाव करती हैं। उन्होंने विक्रम और प्रिया की ओर प्यार से देखा। मैं अपने सामने दो लोगों को देखता हूं जिन्हें जीवन ने बहुत कठिन परखा है, लेकिन मैं आशा, साहस और कुछ नया और अच्छा बनाने की इच्छा भी देखता हूं। यही वास्तव में मायने रखता है। फिर उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली। विक्रम पहले था। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। मैं, राजा विक्रम सिंह राठौर, वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने जीवन के हर दिन प्यार करूंगा, सम्मानित करूंगा और तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा दोस्त होने का वादा करता हूं। मैं तुम्हें सच में देखने, तुम्हारी दयालुता को महत्व देने और हर दिन उस विश्वास के लायक बनने के लिए काम करने का वादा करता हूं जो तुमने मुझ पर रखा है। फिर प्रिया की बारी थी। उसकी आवाज शुरुआत में कांपी, लेकिन मजबूत हुई। मैं, प्रिया सिंह, वादा करती हूं कि मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें सम्मानित करूंगी और तुम्हारा सम्मान करूंगी। मैं सच्ची, धैर्यवान, तुम्हारी समर्थक होने का वादा करती हूं। मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी और दयालुता पर आधारित एक घर और एक जीवन बनाने का वादा करती हूं। पंडित जी मुस्कुराए। तो मुझे दी गई शक्ति के द्वारा मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूं। विक्रम, तुम अपनी पत्नी को चूम सकते हो। विक्रम धीरे धीरे झुका, प्रिया को दूर जाने के लिए समय देते हुए, अगर वह चाहती। लेकिन वह दूर नहीं गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बीच में उससे मिली। यह एक कोमल,
शुद्ध सम्मानजनक चुंबन था, लेकिन वादे से भरा हुआ था। जब वे अलग हुए तो दोनों मुस्कुरा रहे थे। करण ने उत्साह से तालियां बजाईं। दादी अम्मा खुशी के आंसू रो रही थी और यहां तक कि पंडित जी के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान थी। मैं आपको पेश करता हूं, पंडित जी ने खुशी से कहा। राजा विक्रम और महारानी प्रिया राठौर छोटा समूह भोजन कक्ष में चला गया, जहां दादी अम्मा ने एक मामूली लेकिन स्वादिष्ट भोज तैयार किया था। माहौल खुशगवार और आरामदायक था। एक औपचारिक समारोह की तुलना में दोस्तों के बीच एक उत्सव अधिक था। करण ने मेरे भाई को एक भावुक टोस्ट दिया, जिसने आखिरकार अपने दिल को फिर से खोलने की हिम्मत की, और प्रिया को, जिसने इस घर में फिर से रोशनी लाई। आप दोनों को एक साथ कई सालों की खुशी मिले। दोपहर के भोजन के बाद विक्रम प्रिया को संपत्ति के विशाल बगीचों में टहलने के लिए ले गया। मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहता हूं, उसने कहा, उसे पत्थरों के रास्ते से एक छोटे से मंडप तक ले जाते हुए, जो बैंगनी बेलों से घिरा हुआ था। मंडप से पूरी संपत्ति, बगीचे, चरागाह, दूर के पहाड़ों का एक शानदार दृश्य दिखाई देता था। मैं यहां हेमा की मृत्यु के बाद आता था, विक्रम ने धीरे से कबूल किया। यह एकमात्र जगह थी जहां मुझे शांति महसूस होती थी। उसने प्रिया की ओर देखा। मैं अब यह जगह तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह हमारी जगह हो, जहां हम शांति, बातचीत या बस एक साथ रहने की जरूरत पड़ने पर आ सकें। प्रिया ने उसका हाथ दबाया। मुझे अपने जीवन में आने देने के लिए धन्यवाद, मुझे यह मौका देने के लिए। तुम मुझे एक मौका दे रही हो, विक्रम ने सुधारा। फिर से खुश होने का मौका, कुछ नया बनाने का, जीने का, सिर्फ मौजूद रहने का नहीं। वे घंटों मंडप में बैठे रहे, बातें करते रहे, भविष्य की योजना बनाते रहे, एक साथ सपने देखते रहे। जब सूरज ढलना शुरू हुआ, आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंगते हुए वे महल में वापस आ गए। दादी अम्मा ने उनके लिए मुख्य शयन कक्ष, शाही कक्ष तैयार किया था, लेकिन अपने वादों के प्रति सच्चा, विक्रम ने यह सुनिश्चित किया था कि चिमनी के पास एक आरामदायक दीवान रखा जाए। अगर तुम अभी मेरे साथ बिस्तर पर नहीं सोना चाहती हो तो तुम्हें नहीं सोना है, उसने धीरे से कहा। हम धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन प्रिया ने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए सिर हिलाया। यह ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। और उसने भरोसा किया, उसने पूरी तरह से महसूस किया। शादी के शुरुआती दिन समायोजन और खोज की अवधि थे। प्रिया ने दादी अम्मा की धैर्यपूर्ण मदद से रानी के रूप में अपना नया जीवन सीखा। यह आसान नहीं था, इतने सारे सामाजिक नियम, इतनी सारी उम्मीदें थीं, लेकिन विक्रम ने हमेशा उसे याद दिलाया कि उसे परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बस वही रहो जो तुम हो। कुलीनता को तुम्हारे जैसे और अधिक सच्चे लोगों की जरूरत है, वह हमेशा कहता था जब भी वह असुरक्षित महसूस करती थी। उनके साथ फिट होने के लिए मत बदलो, उन्हें तुम्हें जानने पर बदलने दो। एक दिन शादी के एक हफ्ते बाद एक अप्रत्याशित आगंतुक आया। यह हर्षवर्धन सिंह था, एक वकील के साथ। उसने अपनी बेटी के अपहरण के बारे में राजा से बात करने की मांग की। विक्रम ने उसे दफ्तर में प्रिया के साथ अपने बगल में प्राप्त किया, उसकी ताकत के लिए उसका हाथ पकड़े हुए। जल्दी मत सुनिए, विक्रम ने ठंडेपन से कहा। प्रिया अपनी मर्जी से आई थी, जबरन शादी से भागकर। हर्षवर्धन गुस्से से लाल हो गया। वह नाबालिग है, वह यह फैसला नहीं ले सकती। मेरी उम्र 19 साल है, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। मैं वयस्क हूं और मैं आपसे सेठ धनराम को कर्ज चुकाने के लिए खुद को बेचने से भाग रही थी। हर्षवर्धन के वकील असहज लग रहे थे, यह महसूस करते हुए कि मामला वह नहीं था जो उनके मुवक्किल ने प्रस्तुत किया था। विक्रम आगे झुक गया। श्रीमान सिंह, प्रिया अब कानूनी रूप से मेरी पत्नी है, इस क्षेत्र की रानी है। मैं सुझाव देता हूं कि आप इसे गरिमा के साथ स्वीकार करें और चले जाएं, इससे पहले कि मैं आपके संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं की अधिक गहराई से जांच करने का फैसला करूं। छिपी हुई धमकी ने काम किया। हर्षवर्धन और उसके वकील बुदबुदाते हुए चले गए, लेकिन वापस नहीं आए। धनराम ने, जब उसे पता चला कि प्रिया ने एक शक्तिशाली राजा से शादी कर ली है, तो प्रतिशोध के डर से सिंह परिवार का कर्ज माफ कर दिया। महीने बीत गए, प्रिया अपने नए जीवन में फली फूली। उसने पाया कि उसमें प्रशासन के लिए प्रतिभा है और उसने विक्रम को संपत्तियों में मदद करना शुरू कर दिया। उसकी प्राकृतिक दयालुता ने उसे कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के बीच प्रिय बना दिया। उसके और विक्रम के बीच प्यार धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बढ़ा, जैसे एक अच्छी तरह से रखा गया पौधा। यह परियों की कहानियों का विस्फोटक प्यार नहीं था, बल्कि कुछ गहरा और वास्तविक था, जो आपसी सम्मान, विश्वास, साहचर्य और निरंतर दयालुता पर बना था। शादी के 1 साल बाद
प्रिया को पता चला कि वह गर्भवती है। विक्रम खुशी और डर से रो पड़ा, हेमा को याद करते हुए। लेकिन प्रिया ने अपने हाथों के बीच उसका चेहरा पकड़ा और कहा, मैं हेमा नहीं हूं और यह वह कहानी नहीं है। यह हमारी कहानी है और इसका अंत अलग होगा। और ऐसा ही हुआ। प्रिया ने एक स्वस्थ लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अनामिका रखा। भविष्य को गले लगाते हुए अतीत का सम्मान किया। गुलाब बाग में, जहां विक्रम ने प्रिया को शादी का प्रस्ताव दिया था, वह अब अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेकर चल रही थी। उसका पति उसके बगल में था और उसे गहरी कृतज्ञता महसूस हुई। उसने एक अस्वीकृत नाजायज बेटी के रूप में शुरुआत की थी, अदृश्य, दुर्व्यवहारित। लेकिन उसने दयालुता को चुना, भले ही उसे दयालुता नहीं मिली। उसने सच्चाई को चुना, भले ही झूठ आसान होता। और इस लगातार और प्रामाणिक दयालुता ने सब कुछ बदल दिया था। तुम क्या सोच रही हो? विक्रम ने अपनी बाहों को उसके कंधों पर रखते हुए पूछा। प्रिया मुस्कुराई, अपनी बेटी और फिर उसकी ओर देखा। मैं सोच रही हूं कि मेरी दादी सही थीं। दयालुता कभी बर्बाद नहीं होती। यह हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है, कभी कभी एक राजा के रूप में। विक्रम हंसा और उसे धीरे से चूम लिया। और वहां राजस्थान के नीले आकाश के नीचे खिले हुए गुलाबों से घिरे एक परिवार, जिसने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर शुरुआत की थी, आखिरकार सच्चे प्यार के लिए दुनिया में अपनी जगह पा ली। उपाधि या भाग्य के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्यार के लिए।